वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ लिया था। ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, पर इसमें हम ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन करते हैं। कंप्लीट ब्रेक डाउन हम ग्लूकोज का यहाँ पर नहीं कर सकते। ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन क्या पढ़ाई थी मैंने आपको? साइटोप्लाज्म। चाहे हम ग्लूकोज को एरोबिकली ब्रेक डाउन कर रहे हो चाहे एनारोबिकली ब्रेक डाउन कर रहे हो, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस दोनों ही प्रोसेसेस में होती है, दोनों ही प्रक्रियाओं में होती है। और ये होती कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि बताइए व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो बिना कुछ सोचे समझे सीधा सीधा साइटोप्लाज्म में आपने टिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज का कभी भी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो सकता बच्चों, हमेशा इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। इसमें एनर्जी कम निकलती है, एटीपीज कम निकलते हैं। जब तक आप ग्लूकोज को कंप्लीटली नहीं तोड़ लेंगे, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं निकलेगी। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है वो एटलीस्ट स्टार्टिंग स्टेप्स के लिए, ग्लूकोज ब्रेकडाउन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी कंप्लीट एनर्जी एंड एटीपीज एंड CO2 आप क्रेब्स साइकिल और ETS प्रोसेस के दौरान निकालेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में, पर क्रेब्स साइकिल को पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझा दूं, बता दूं, सिखा दूं, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में एंटर करने से पहले ये रिएक्शन, ये प्रोसेस आपको आनी चाहिए। उससे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन ले लें, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं लेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था बताइए कि कितना एटीपी टोटल ग्लाइकोलिसिस में, हालांकि बैलेंस शीट हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी, पर एक बार फिर देख लेते हैं। ग्लूकोज से आपने बनाया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और कहीं भी रिवीजन है ग्लाइकोलिसिस का? जिन बच्चों ने ग्लाइकोलिसिस नहीं देखा है और वो आज के लेक्चर में कूद पड़े हैं उनके लिए क्विक रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन है, बिल्कुल कुछ मिनट का रिवीजन है। आपको पूरा लेक्चर देखना है तो आप पहले वाला लेक्चर लगाइए। ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने क्या बनाना है, ध्यान से देखिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने बनाना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमने बनाना है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसका होगा क्लीवेज, एल्डोलेज क्लीवेज। इससे दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और इधर बनेगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है। ओके। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? ग्लिसरल्डिहाइड से बनेगा 1,3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा। ठीक है। और इसमें क्या बनेगा? 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनेगा बच्चों? 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बहुत सारी जगह पे ग्लिसरिक एसिड को ग्लिसरेट भी लिखते हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप इसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखिए, ठीक है, चाहे आप इसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखिए, चाहे आप इसको ग्लिसरेट लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। ठीक है। 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपने क्या बनाया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। क्या बनाया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपने क्या बनाया? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपने क्या बनाया? 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फिर आपने क्या बनाया? पायरुविक एसिड। ठीक है। क्या बनाया? पायरुविक एसिड। क्या बनाया आपने? पायरुविक एसिड। ठीक है। डन। अब आपने क्या समझना है, ये देखिए, जब आपने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था, जब आपने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था तो आपने किया क्या था? आपने एक एटीपी खर्ची थी, ये याद रखिएगा, आपने 1 एटीपी खर्ची थी। डन। फिर थर्ड स्टेप में भी आपने 1 एटीपी खर्ची थी, ये भी आपको याद होना चाहिए कि यहां पर भी हमने एक एटीपी खर्ची थी। डन। फिर जब हमने 1,3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से, ठीक है, 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया था, तो वहां पर हमने एनर्जी बनाई थी। ठीक है। यहाँ पे दूसरे कलर से लिखेंगे, हम लोगों ने वहां पर क्या की थी बच्चों? एनर्जी बनाई थी। ठीक है। तो हम लोगों ने वहां पे एनर्जी बनाई थी, और जब भी हम वहां पे एनर्जी बनाते हैं,
ठीक है। तो या तो एटीपी बना लीजिए या तो NADH बना लीजिए। अगर आप एटीपी बना रहे हैं तो वो डायरेक्ट एटीपी होती है, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट एटीपी मतलब रेडीमेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये फॉर्म अगर आप एनर्जी का बना रहे हैं तो इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में स्टोर होती है और ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी में कन्वर्ट होगी। सो इट इज नॉट द डायरेक्ट एनर्जी फॉर्म, इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन which will converted into the ATP into the electron transport system. It is also called as oxidative phosphorylation. तो ATP जो अगर आप कोर एटीपी बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं तो इसे आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं और ये डायरेक्ट एटीपी होती हैं। डायरेक्ट एटीपी को आप एज अ एनर्जी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया बच्चों, उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में आपने एटीपी जनरेशन किया, ठीक है। एटीपी जनरेशन आपने कैसे किया बच्चों, एटीपी जनरेशन आपने बिल्कुल मतलब एटीपी जनरेशन मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और स्टेप मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ये इंटर कन्वर्टेबल स्टेप है तो यहाँ से आप हर चीज इंटू 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाया और फिर पायरुविक एसिड बनाया। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर भी एक एटीपी का जनरेशन होता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि कितना एटीपी ग्लाइकोलिसिस में बनी तो आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ से बनी 3, जैसे एक NAD इक्वल्स टू हाउ मेनी एटीपी, एक NADH इक्वल्स टू हाउ मेनी एटीपी, 3 एटीपी, तो 2 से इंटू कर दीजिए तो 6 एटीपी, तो ये ही हो गई है अपने पास, ठीक है। और ये एक लास्ट में एटीपी बनी तो इसको भी इंटू कर दीजिए तो प्लस 2 एटीपी ये हो गई आपके पास, ठीक है। तो ये कितनी एटीपी हो गई बच्चों, कितनी एटीपी हो गई, ये हो गई 8 और ये बनी 2, तो 8 और 2 कितनी हो गई, 10 एटीपी। टोटल एटीपी बन कितनी रही है, टोटल एटीपी बन कितनी रही है बच्चों, जनरेशन कितनी एटीपी का हो रहा है, जनरेशन हो रहा है 10 एटीपी का इन द ग्लाइकोलिसिस। पर अगर आप स्टार्टिंग के स्टेप में देखें तो 2 एटीपी आप लोगों ने यूज कर लिए यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे। तो अगर आप 10 - 2 करेंगे, ओहो ये क्या हो रहा है, तो अगर आप 10 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 - 2 इक्वल्स टू 8 एटीपी। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल बेनिफिट जो होता है वो 8 एटीपी का होता है। 2 एटीपी तो रिएक्शन स्टार्ट करने में लग जाती है। ये बात क्लियर हो गई। फर्स्ट स्टेप में हमने किया था फॉस्फोराइलेशन, दूसरे स्टेप में हमने किया था आइसोमराइजेशन, तीसरे स्टेप में भी हमने किया था फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर किया था क्लीवेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने किया था क्लीवेज, यहाँ पर हम लोगों ने किया था कन्वर्जन, ठीक है, आइसोमराइजेशन या कन्वर्जन कह सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ग्लिसरॉल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया था, ठीक है। और जहां पर भी NADH, अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी ये सारी चीजें रब कर रही हूं मैं, जहां पर भी बच्चों मेरे, जहां पर भी NAD से NADH बनता है, बिना कुछ सोचे समझे आपको वहां पर एक एंजाइम लगाना है जिसका नाम होता है डिहाइड्रोजिनेज। समझ में आ गई बात। अगर आप कहीं भी NAD से NADH बनता है तो वहां पर आपने डिहाइड्रोजिनेज लगाना है बिना कुछ सोचे समझे। आप सबस्ट्रेट का नाम आगे लगा दीजिए और पीछे एंजाइम का नाम डिहाइड्रोजिनेज, बिना कुछ भी सोचे समझे, ठीक है। ओके डन। तो कुल मिला के एंजाइम्स वगैरह सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट आपको समझा दी कि टोटल ग्लाइकोलिसिस में आपको 8 एटीपी मिलेंगे, टोटल बनेंगे 10, क्योंकि 2 लॉस हो रहे हैं इसलिए हमको 2 माइनस करना पड़ेगा। 2 लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसे ही देखो, कोई भी, हमने लास्ट क्लास में भी मैंने तुम्हें ये समझाया था कि कोई भी धंधा अगर आप शुरू कर रहे हो तो पहले पूंजी लगानी पड़ती है, ऐसे नहीं धंधा शुरू हो जाता, ठीक है। तो पहले फर्स्ट और थर्ड स्टेप में वी हैव टू इन्वेस्ट आवर एनर्जी एंड आफ्टर दैट वी कैन मेक दैट एनर्जी। हाउ मेनी ATPs वी फॉर्म्ड इन वन ग्लाइकोलिसिस, क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है, ये सारा क्लियर कर रही हूं मैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक ग्लाइकोलिसिस में, मतलब अगर आपसे कभी पूछा गया बताइए कि एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन में, 1 ग्लूकोज ब्रेकडाउन में हाउ मेनी ATPs, ठीक है, कितना ATP बनेगा, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, 1 ग्लूकोज ब्रेकडाउन में हाउ मेनी NADH बनते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि नेट ATP कितनी बनती हैं आपकी, ये बताइए।
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कितनी एटीपी लॉस होती हैं ये बताइए आप, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद टोटल एटीपी कितनी बनाई आपने ये बताइए, ठीक है। टोटल एटीपी प्रोडक्शन कितना हुआ ये बताइए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बताइए मुझे कि एक ग्लूकोज से एटीपी कितना बना है, ठीक है, सिर्फ एटीपी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनएडीएच, ठीक है। बताइए कितना कितना बना है एटीपी, बताइए हम लोगों के पास टोटल कितना बना है एक ग्लूकोज से एटीपी, ठीक है। आप उनको जो है तो जनरेशन बताइए कितना एटीपी का हुआ है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने एटीपी कहाँ कहाँ पर बनाई है, हम लोगों ने एक एटीपी बनाई है जब हम लोगों ने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया, हम लोगों ने पहली एटीपी वहां बनाई। दूसरी एटीपी हमने कब बनाई, दूसरी एटीपी हमने तब बनाई जब हमने 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया, हमने दूसरी एटीपी वहां बनाई। तो हमने टोटल बनाई 2 एटीपी, पर क्योंकि आपको पता है कि एल्डोलेस क्लीवेज के बाद हर चीज को 2 से इंटू करना पड़ता है, तो हम लोग इसको 2 से इंटू कर देंगे तो कितना एटीपी हो जाएगा, 4 एटीपी, ठीक है। तो टोटल एटीपी कितनी जनरेट होती है ग्लाइकोलिसिस में, 4 एटीपी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनएडीएच, ठीक है, ओनली 1 एटीपी। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ग्लूकोज से ओनली एटीपी बताइए, सिर्फ एटीपी, तो आप सिर्फ एटीपी बताओगे, टोटल एटीपी पूछेगा देन यू हैव टू काउंट द एनएडीएच, ठीक है। अब एनएडीएच कितना बना था हमारे पास, कितना बना था बताइए, एनएडीएच कितना बना था, 1 एनएडीएच बना था, पर क्योंकि हमको 2 से इंटू करना है तो अब आपके पास एनएडीएच कितना हो गया, 2 हो गया। 1 NADH इक्वल्स टू हाउ मेनी एटीपीज बच्चों, 3 एटीपीज। तो 2 NADH को हमने अगर इंटू कर दिया किससे, 2 NADH को हमने इंटू कर दिया किससे, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 6। तो कुल मिला के 2 NADH से 6 एटीपी बनेंगे, क्योंकि 1 NADH इक्वल्स टू 3 एटीपी। क्यों कर रहे हैं हम लोग इससे ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो फ्रक्टोस 1,6 बाइफॉस्फेट 1,6 फ्रक्टोस बाइफॉस्फेट, कुछ भी लिख लो उसको, जब हमने इसको ऐसा क्लीव किया था तो यहां से अब हर चीज क्या हो गई थी, 2 में इंटू होती जा रही थी, ठीक है। इसलिए हमको हर चीज को 2 से इंटू करना है, क्योंकि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट भी जो है तो कन्वर्ट हो सकता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। ये पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास आपको। नेट एटीपी कितनी बनती है, 8 बनेंगी, ये पढ़ाया मैंने आपको। कितना एटीपी लॉस होता है, 2। टोटल एटीपी कितनी बनती है, 10, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं आ रही हूं स्लाइड्स में। स्लाइड्स को पढ़ाने से पहले आपको मैं एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगी जिसमें मैंने ग्लाइकोलिसिस बना रखा है। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब पढ़ लिया था, ठीक है। ये देखो, ये साइकिल है, ये पूरा डिटेल से साइकिल है, लिखने की जरूरत भी नहीं थी मुझे। देखिए यहां से ही मैं आपको एटीपी समझाती जाऊंगी, देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझिए। यही चीज जो है आपको कुछ नहीं करना है, मुझे जैसे मुझे पूरे साइकिल याद है, 4 बार आप बनाएंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, और इन सब छोटी मोटी चीजों के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है। तुम्हें एक बहुत ही बड़ी डिग्री करना है जिसका नाम है MBBS, और अगर उसको करना है तो आपके अंदर इतना मेमोराइजेशन पावर तो होना ही चाहिए, ठीक है। सो ग्लूकोज से आपने क्या बनाया, पहला स्टेप क्या है कि ग्लूकोज से आपने क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, आपने ऐड क्या किया, फॉस्फेट। यहाँ पे हम जिस एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है हेक्सोकाइनेस। पर यहाँ पर यू हैव टू स्पेंड द एटीपी, आपको क्या स्पेंड करना पड़ेगा, एटीपी स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एटीपी स्पेंड करना पड़ेगा। एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेस बच्चों, क्योंकि ग्लूकोज की 6वें पोजीशन पे आप फॉस्फेट को जोड़ रहे हैं, और जहां पर भी एटीपी जैसे रिलेटेड कोई भी चीज होगी, जैसे काइनेस आप जहां भी देखेंगे तो वहां पर एटीपी बन रहा होगा या खर्च हो रहा होगा। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, इट मीन्स कि वहां NAD से क्या बन रहा है, NADH। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द काइनेज एक्टिविटी, इट मीन्स कि वहां पर या तो एटीपी घुस रही है या तो एटीपी बन रही है, ठीक है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपने क्या बनाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ओके। क्या बनाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज, ग्लूकोज से फ्रक्टोज आप बनाते हैं तो ग्लूकोज का ही आइसोमर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लिया। फॉस्फेट की पोजीशन 6वें के 6वें नंबर पे है, तो आपने ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाया, तो आपने आइसोमर चेंज किया, आपने कोई तोड़े फोड़े तो नहीं की। तो आपने क्या किया, यहाँ पर
आइसोमराइजेशन किया और यहां पर आपको जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज। देखो हमेशा किसी भी साइकिल में, इवन इन द ग्लाइकोलिसिस एंड द क्रेब्स साइकिल, आपके सबस्ट्रेट के आधार पर ही, समझना बात को, आपके सबस्ट्रेट के आधार पर ही हम लोग एंजाइम का नाम रख रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, व्हाट इज इट मींस, क्या नाम हुआ इसका मतलब कि ग्लूकोज के को हमने आइसोमर कन्वर्ट किया फ्रक्टोज में और उसके 6वें नंबर पे फॉस्फेट जोड़ दिया। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने जोड़ा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। अब आपको मैंने क्या बोला कि जहां पर भी आप फॉस्फेट जोड़ रहे हैं वहां पर आपको काइनेज एक्टिविटी बतानी पड़ेगी। ऐसा नाम क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। देखो क्या होता है, ध्यान से समझो। और यहां पर भी आपको एक एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। और मैंने आपको क्या सिखाया कि कहीं पर भी एटीपी घुसा रहे हो, कहीं पर भी एटीपी बना रहे हो मेरे लाल, तो आपको कौन सी एक्टिविटी बतानी पड़ेगी, काइनेज एक्टिविटी। और अगर आप कहीं भी NAD से NADH बना रहे हो तो कौन सी एक्टिविटी बतानी पड़ेगी, बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी। तो पहले और थर्ड स्टेप में एटीपी का लॉस हो रहा है। वी आर प्रिपेयरिंग आवर रिएक्शन, ओके, फॉर द वॉर, फॉर द जंग, ओके। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से अगर आपने फ्रक्टोज 1,6 डाई या बाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट बनाया तो क्या किया आपने, कुछ नहीं, 6वें पोजीशन पे ऑलरेडी फॉस्फेट था, आपने पहले पोजीशन पे भी जोड़ लिया, ठीक है, आपने कुछ नहीं किया। और अगर आप किसी भी रिएक्शन में फॉस्फेट जोड़ रहे हैं तो आपको फॉस्फेट देगा कौन, आपको फॉस्फेट देगा एटीपी। तो यू हैव टू स्पेंड योर एनर्जी। तो बेटा जब फॉस्फेट निकाल रहे हैं तो फॉस्फेट कहां जुड़ेगा, जाके एटीपी से। जब फॉस्फेट को किसी सबस्ट्रेट से जोड़ना है तो उसको फॉस्फेट देगा कौन, एटीपी। समझ में आ गई बात। तो अगर आप फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना रहे हो तो उसको एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा कौन देगा, एटीपी। तो एटीपी खर्ची ना आपने। उसके बाद आपने किया एल्डोलेज क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है, और आपने कुछ नहीं किया। इससे देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जब आप एसिड को तोड़ते हैं, जब आप एसिड को तोड़ते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने आपको कि जब आप एसिड को तोड़ते हैं तो बनेगा क्या बताया था मैंने, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेना थोड़ा सा। हाँ तो हाँ पहले तो अपन फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में आते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में है अपन। अब इस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कितने कार्बन की शुगर है, 6 कार्बन की शुगर है। 6 कार्बन की शुगर को अगर आपसे बीच में तोड़ेंगे तो 3-3 कार्बन की शुगर बनेगी। तो इसमें एक बनी कीटोन शुगर, कीटोन शुगर कौन सी है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक बनाई एल्डिहाइड शुगर, कौन सी बनी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये एक ही का कंपोनेंट है। 6 को 3-3 में तोड़ दिया अपन ने, पर प्रोबेबिलिटी ये है या ये पॉसिबिलिटी ये है कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विल कन्वर्टेड इनटू द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एक 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, तो कुल मिला के 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट से क्या बनेंगे, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज अब मुझे याद आ गया, देखो जब हम एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड में, और एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड में। ये चीज याद रखना। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है, CHO, और एसिड में कौन सा ग्रुप होता है, COOH। ये पढ़ाया था मैंने आपको, बताइए। तो जब आप क्या करते हो, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो बनता है एसिड, और जब एसिड का रिडक्शन करते हो तो बनता है एल्डिहाइड। ये पढ़ाया था मैंने आपको, कोई दिक्कत थी क्या इसमें, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखो यहां पर भी आपको एक कहानी गढ़नी पड़ेगी कि जब आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का क्या किया, देखो यहां पे पढ़ाया ना मैंने कि जब आप एसिड का, जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनता है, एसिड। तो यहां पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जब आपने ऑक्सीडेशन किया तो बना 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट। यहां पर ऑक्सीडेशन का सबूत क्या है कि आपके पास बने NAD या NAD से NADH, और जहां पर भी NAD से NADH बनता है वहां पर आप कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, डिहाइड्रोजिनेज।
तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट एसिड या ग्लिसरेट बनाने के लिए आपको NAD से NADH जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ऐसी एक्टिविटी को डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी कहते हैं। पूरे ग्लाइकोलिसिस में पहला ऑक्सीडेशन यहीं पर होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि पहला ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस में कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, यहां पर पहला ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपने एक फॉस्फेट रिमूव किया। अगर आपको मैंने अभी बताया कि आप एटीपी घुसा रहे हैं या एटीपी बना रहे हैं, आपको एक्टिविटी कौन सी फॉलो करनी पड़ेगी? काइनेज एक्टिविटी। तो 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब आप अपना एक फॉस्फेट फेंकोगे बाहर तो उसको कौन कैच करेगा? एडीपी और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड इट विल इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि सबसे पहली बार ग्लाइकोलिसिस में एटीपी बनी कहां? खर्ची नहीं, बनी कहां? तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बार एटीपी बनी थी 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बीच में, क्योंकि आपने से एक फॉस्फेट निकाला जिसे तुरंत एडीपी ने कैच करके एटीपी बना दिया। और जहां पर भी आप एटीपी को इस्तेमाल करेंगे वहां पर आपको काइनेज नाम का एंजाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबस्ट्रेट का नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट, और एंजाइम का नाम है काइनेज। ठीक है, उसके बाद आपने क्या बना लिया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट एसिड या ग्लिसरेट से आपने उस फॉस्फेट को 2 नंबर पे ले आओ, 3 नंबर से 2 नंबर। तो आपने क्या कोई बहुत बड़ा काम किया? नहीं किया आपने कोई काम, आपने बस कुछ उसका आइसोमर चेंज कर दिया, इसीलिए वहां पर आइसोमरेज टाइप का ही एक एंजाइम है जिसका नाम है म्यूटेज। ठीक है, आपने 3 नंबर से 2 नंबर पे ले आए और फिर आपने उससे बनाया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट क्यों कह रहे हैं? दूसरे नंबर पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड में। और यहां पर भी आपने आपने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से एक फॉस्फेट बाहर किया, तभी तो पायरुविक एसिड बना। तो आपका फॉस्फेट उड़ता हुआ कहां पर गया? एडीपी के पास, और वो कन्वर्ट हो गया एटीपी में। तो यहां पर भी एक एटीपी का जनरेशन हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बहुत गिचपिच हो गया, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल हो गया ग्लाइकोलिसिस का, डन। पूरे एंजाइम्स हो गए, कहां कहां पर क्या हुआ था बैलेंस शीट बता दी। अब क्या करूं? ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हो गई सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नाउ बच्चों, ठीक है, दिस इज इट। ये इतना कहानी क्लियर हो गई, ग्लाइकोलिसिस का हमने रिवाइज कर लिया। नाउ बच्चों, अब हमको पढ़ना है क्या? क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल पढ़ ले, आ जाओ। देखो कहाँ थे यार? क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं, पर क्रेब्स साइकिल पढ़ने से पहले यू हैव टू रिमेंबर समथिंग। क्या? कि ग्लाइकोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या था हमारे पास? व्हाट इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? पायरुविक एसिड। हाउ मेनी पायरुविक एसिड वी हैव फॉर्म्ड इनटू 1 ग्लाइकोलिसिस? कितना पायरुविक एसिड बनाया हमने? 2 पायरुविक एसिड बनाया एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से, इजंट इट? हमने 2 पायरुविक एसिड बनाया एक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से, बनाया था हम लोगों ने। और कितनी एटीपी बनाई थी? 8 एटीपी बनाई थी। कितना NADH बनाया? 8 एटीपी का कैलकुलेट करें तो इसमें NADH कितने हैं? 6। ठीक है, NADH कितने हैं? 2 हैं, सॉरी। इससे एटीपी कितनी बनती है? 6 बनती है। 2 NADH एटीपी बनाएंगी कहां पर? वो बनाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ चीजें समझानी जरूरी है, वो ध्यान से देखिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेट ऑफ पायरुवेट। फेट ऑफ पायरुवेट, चलिए देखेंगे क्या है फेट ऑफ पायरुवेट। आ जाइए, फेट ऑफ पायरुवेट देखिए। फेट ऑफ पायरुवेट का मतलब ये है कि ये पायरुविक एसिड क्या क्या कर सकता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या क्या ऐसे गुण हैं, ये कहाँ कहाँ जा सकता है। ओके, ग्लाइकोलिसिस बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि जब तक आपको ग्लाइकोलिसिस नहीं आएगा तब तक आपको मैं फेट पढ़ा लूँ, क्रेब्स साइकिल पढ़ा लूँ, मैं ETS पढ़ा लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बार आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ग्लाइकोलिसिस को पढ़ना पड़ेगा। डन, ठीक है। तो फेट ऑफ पायरुवेट देखते हैं क्या कहानी है कि एक पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो महाशय कहाँ कहाँ जा सकते हैं। देखिए,
पायरुवेट जो है वो बेसिकली एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। एक ग्लूकोज से हाउ मेनी पायरुविक एसिड और पायरुवेट वी फॉर्म्ड, हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बना चुके हैं एक ग्लूकोज से, ठीक है, इन बाय द फॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब ये पायरुवेट जो है ये 2 जगह पर जा सकता है, ठीक है, या तो ये जाए माइटोकॉन्ड्रिया में, या तो ये कहाँ जाए बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, या तो ये कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, या तो ये बनाए या तो ये साइटोप्लाज्म में रहे, ठीक है। बेसिकली हम ये लोकेशन की बात कर रहे हैं कि किस्मत क्या है पायरुवेट की, क्या किस्मत में लिखा है इस महाशय की इसको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, या तो पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही रहे या तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाए, ये उसकी किस्मत पर आधारित है। अगर आपके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है, इफ यू डोंट हैव इनफ ऑक्सीजन, देन आप हमेशा कहां पर रहोगे, साइटोप्लाज्म में रहोगे। अगर आपके पास, आप बहुत धनी हो, आप बहुत धनवान हो, भगवान की आपके ऊपर कृपा है, तो आपके पास इनफ ऑक्सीजन होगा और आप जाओगे माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहे हो तो मतलब आपसे बड़ी किस्मत तो किसी की है ही नहीं, तो फिर आपका होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आप बनाएंगे, बहुत किस्मत बलवान है आपकी, आप बनाएंगे CO2, H2O एंड लॉट्स ऑफ ATP, ठीक है, ओके, डन 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 डन, ओके। अगर आपके पास इनफ ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब ये कि आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड विल नॉट टेक्स प्लेस और आप नहीं बना पाएंगे CO2, H2O और ATP। अब आपके यहाँ से 2 फेट है, 2 किस्मत हैं, या तो आप किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर हैं या तो आप किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हैं, ठीक है, ध्यान से समझते जाना, ठीक, या तो आप किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर हैं या तो आप किसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा किस्मत आपकी अच्छी नहीं है तो कोई टेंशन लेना नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ईदर यू मेक लैक्टिक एसिड, क्या बना सकते हैं आप, लैक्टिक एसिड, और अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो आप बना सकते हैं इथेनॉल, डन, ओके। तो अगर आप पायरुविक एसिड हैं तो एक ग्लाइकोलिसिस से कितने पायरुविक एसिड बनाए हैं आपने, 2 पायरुविक एसिड बनाए आपने एक ग्लाइकोलिसिस से। अगर आपकी किस्मत बहुत धनी है और अगर आपके शरीर में इनफ ऑक्सीजन है तो आप माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकते हैं और आप कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो सकते हैं CO2, H2 और खूब सारी ATP में। अगर आप इतने धनी नहीं हैं तो आप साइटोप्लाज्म में ही रह जाएंगे और आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल हैं तो या तो आप लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, आप इथेनॉल में भी बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आप इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। आप किसी प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे ईस्ट वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह हैं, इन सब में आप फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल द लैक्टिक द पायरुविक एसिड विल कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल, ठीक है, डन। इसमें बहुत सारी एनर्जी नहीं निकलती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं फेट ऑफ पायरुवेट में और क्या कहानी है, देखिएगा। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसकी क्या है बेटा, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, इनर मेम्ब्रेन, ओके। अब ध्यान से समझिएगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान आपने बनाए पायरुविक एसिड, ठीक है, क्या बनाए आपने, आपने बनाया पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड को, ठीक है, आपने ले जाना है यहाँ, ये क्या है, मैट्रिक्स, पढ़ा है इसके बारे में हम लोगों ने, मैट्रिक्स है। यहाँ पर आप इसे कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स में, आप इसे डालेंगे किसमें, क्रेब्स साइकिल में,
किस में डालेंगे आप इसे बच्चों? क्रैब साइकिल में। पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ ब्रीफ शुरू कर रहे हैं, पर थोड़ा सा। और अब आप यहाँ पे बनाएंगे CO2, H2O एंड खूब सारी ATP। डन। ये क्या है? ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। डन। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस हो कहाँ रहा है? ये कहाँ, ये पूरी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है बच्चों? अभी अपन सिर्फ रफ समझ रहे हैं बेटा, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा है ये? साइटोप्लाज्म में। ह्यूमन बींग्स में पायरुविक एसिड विल कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में किस में कन्वर्ट हो सकता है? कहाँ गया? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ गए? ह्यूमन बींग्स में ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? पायरुविक एसिड ये कन्वर्ट हो सकता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, लैक्टिक एसिड में। ओके। और बैक्टीरिया में ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? बैक्टीरिया में ये कन्वर्ट हो सकता है इथेनॉल में। ठीक है, ये कौन सा रेस्पिरेशन है? ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन है बच्चों? एनारोबिक रेस्पिरेशन। डन। तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। सो पायरुविक एसिड की दो किस्मत है, या तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है या तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता है। अगर जा सकता है तो किस्मत बहुत भली है और बॉडी में ऑक्सीजन बहुत भरा है। अगर नहीं जा सकता है तो किस्मत बहुत निकम्मी है और ऑक्सीजन की कमी है। अगर ह्यूमन बीइंग में है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा अगर नहीं जा पा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और अगर बैक्टीरिया में है तो बनाएगा इथेनॉल। द प्रोसेस कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। डन। क्लियर हो गई ये कहानी? इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हो जानी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फेट ऑफ पायरुवेट में क्या बोलती है हमारी स्लाइड्स, क्योंकि नोट्स तो आपको चाहिए है। ठीक है, चलिए फेट ऑफ पायरुवेट में मैंने भी माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था, ठीक है, ग्लूकोज या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब इसके 3 फेट हैं। किस्मत जो है इनकी बहुत धनी है। या तो पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होकर कहाँ चला जाए? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी ये कैसे कन्वर्ट होगा हम अभी बात करेंगे इसके बारे में। या तो पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए इन द वर्टिब्रेट्स, जैसे कि ह्यूमन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। या तो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, पायरुविक एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस से वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सट्रेट्स को भी हम कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पायरुविक एसिड इज एसिड, इट विल कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस इट मींस ग्लूकोज नया जेनेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सट्रेट से भी कार्बोहाइड्रेट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप क्रैब साइकिल में घुस जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाओ, या तो आप लैक्टिक एसिड बना लो, या तो आप इथेनॉल बना लो। ये तुम्हारी किस्मत है। किस्मत से समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अगर तुम्हारी ऑक्सीजन ज्यादा है तो तुम चले जाओ क्रैब साइकिल में, किसी ने तुम्हें मना कर रखा है क्या? चलिए, एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू CO2 एंड H2O। ठीक है, कैसे होगा ये? एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेसेस। क्या क्या होता है? पहला तो इसमें क्या करना है? डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया है? पायरुविक एसिड तक तो कन्वर्ट कर लिया है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों ने पायरुविक एसिड तक अच्छे से, बेहतरीन से, 1 नंबर तरीके से कन्वर्ट कर लिया है। इसमें अभी तक कोई परेशानी नहीं आई हम लोगों को। इसमें हमने टोटल 10 ATP बनाई थी, जिसमें 2 हमने खर्च कर दी थी और 8 हमारे पास जो है तब फायदा हुआ था। अब हमको क्या करना है कि जो पायरुविक एसिड बनाया है इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन अभी नहीं हुआ है। इसको हमको कंप्लीट तोड़ तोड़ के कचुम्बर बना डालना है। इसका कहाँ बनाएंगे? क्रैब साइकिल में बनाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले स्टेप इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? क्या करें? पहला स्टेप क्या करें? ऐसा थोड़ी होता है, देखो बेटा ऐसा है ना, देखो पहले क्या होता है कि मान लो कि किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो किसी पार्टी में जाने से पहले अपने को बढ़िया सज धज के स्नो पॉलिश लगा के जाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कहीं भी चले जाते हैं। तो अगर आपको क्रैब साइकिल के अंदर घुसना है ना,
ठीक है। तो सबसे पहले इसको द्वारपाल से मिलना पड़ेगा, उसके गेटकीपर से मिलना पड़ेगा। अब गेटकीपर कौन है ये जानना है आज की रिएक्शन में। तो सबसे पहले अगर आपको क्रेब्स साइकिल में एंटर करना है तो आपको पहले एक रिएक्शन करनी पड़ेगी विच इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रेशन या ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, पढ़ेंगे उसके बारे में। देन आप एंटर करेंगे कहाँ पर, क्रेब्स साइकिल में। और जब क्रेब्स साइकिल में आप बहुत सारे NADPH बना लेंगे, FADH बना लेंगे, GTP बना लेंगे, तो इन सब में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टोर होते हैं, दे आर नॉट डायरेक्ट ATP, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट ATP नहीं है, इनको आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का होता है, ये भी मेम्ब्रेन में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के। कुल मिला के ETS और क्रेब्स साइकिल दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो जो भी NADH वगैरह सब बना है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेज दो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेज के उससे भी ATP जनरेट कर लेंगे। डायरेक्ट ATP भी बनाओगे आप कहां से, क्रेब्स साइकिल से, पर आप NADH और FADH भी तो बनाओगे। वो NADH FADH कहां ले जाओगे, वो ले जाओगे ETS में और उससे फिर बनाओगे ATP। समझे कि नहीं समझे। ATP को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, NAD को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, आपको उससे ATP बनानी पड़ेगी। कहाँ बनाओगे मेरे बच्चों, आप बनाओगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। सो लेट्स स्टार्ट, चलो यहाँ पे शायद दिया होगा, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द क्रेब्स साइकिल। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, इसको हम लोग पता है कौन सी रिएक्शन कहते हैं, ध्यान से देखो। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं लिंक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। क्या है, चलो समझते हैं। लिंक रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन। आ जाइए देखें कौन सी है लिंक रिएक्शन। चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं लिंक रिएक्शन। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीन्स ऑफ लिंक रिएक्शन, हम लोग क्या समझते हैं लिंक रिएक्शन से। देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको किसी घर में घुसना है तो आपको एक दरवाजा पार करना पड़ेगा। अब दरवाजा डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स दरवाजा है। तो हमको लिंक रिएक्शन से ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको क्रेब्स साइकिल में घुसना है, ठीक है, अगर आपको ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल में घुसना है तो पहले एक दरवाजे को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। उस दरवाजे को आप हाथ पैर जोड़िए, अगरबत्ती वगैरह लगाइए कि भैया जल्दी से खुल जाओ ताकि हम क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकें, ठीक है। सो व्हाट इज अ लिंक रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन बिटवीन द टू रिएक्शंस। सो ग्लाइकोलिसिस वन पाथवे हुआ, क्रेब्स साइकिल दूसरा पाथवे हुआ, इन दोनों पाथवे के बीच में एक रिएक्शन होगी जिसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिंक रिएक्शन से हम जो कंपाउंड बनाएंगे उस कंपाउंड को हम क्रेब्स साइकिल में एंटर करवाएंगे और उससे हम बनाएंगे बहुत सारे CO2 और ATP। आइए देखते हैं क्या है लिंक रिएक्शन। देखिए, आ जाइए। ओके, ठीक है, चलिए। तो फेट ऑफ पायरुवेट सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलो उसके लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों ने बनाना है एक सुंदर और सुशील सा माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो अंडा लग रहा है मुझे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लग रहा है ये मुझे, पर लेट इट बी, मैं दूसरे टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया बनाऊंगी। ये क्या हो रहा है, चलिए ये देखिए, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं अपन लोग। ओके, इनर मेम्ब्रेन बना ले माइटोकॉन्ड्रिया की। चलिए ये बना ली मैंने इनर मेम्ब्रेन, है ना। चलिए ये बन गई अपनी इनर मेम्ब्रेन, ये थोड़ी सी, ठीक है, चलिए कोई बात। आओ, ठीक, ये बन गई अपनी इनर मेम्ब्रेन। चलिए देखिए क्या है ये। सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियाज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या हो गई अपनी बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई अपनी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। चलिए देखते हैं, आ जाइए सब लोग। चलो यहाँ पर हुआ था हमारे पास महान ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान हमने बनाई कितनी ATPs एंड NADPH, सॉरी ऐसा नहीं लिखते ना यहाँ पर, अपन लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से हम लोगों ने बनाई है 2 ATPs, ठीक, एंड 2 NADH, ये बनाया हम लोगों ने, बोलिए, है ना। तो 2 ATP 8 ATP का तो टोटल अपने को बेनिफिट हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, ये बनाया अपन लोगों ने, कोई टेंशन परेशानी। और बनाया था 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ये बनाया था हम लोगों ने, बोलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। हम लोग अभी बात किसके बारे में कर रहे हैं बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं लिंक रिएक्शन के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा पास लिखूंगी, लिंक रिएक्शन,
ठीक है, लिंक रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, सो पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल बन रखे हैं हमारे पास ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं हम लोग, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। किसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक, ग्लूकोज को हम लोगों ने पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर लिया। अब ये पायरुविक एसिड जो है ये अंदर आएगा, अंदर आएगा। ठीक है, ये क्या होगा? अंदर आएगा। पर होगा क्या बताइए? अगर आप ये रिएक्शन देखें ध्यान से, यहाँ पर मैंने एक वो भी लगाई है, कहाँ गई? चलिए देखिए, आ जाइए। ओके, सो अगर आपको पायरुविक एसिड से कहाँ जाना है? क्रैब्स साइकिल में घुसना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्रैब्स साइकिल का पार्ट नहीं है। पहले अपन इस बारे में बात करते हैं। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्रैब्स साइकिल रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रैब्स साइकिल। लिंक रिएक्शन क्रैब्स साइकिल का पार्ट नहीं है, ये याद रखेंगे सब लोग। ठीक है, अब आपका पायरुविक एसिड जो है ये महाशय अंदर आया। पायरुविक एसिड जो है ये कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब याद करिए, मीथेन में अगर हम कोएंजाइम ए जोड़ दें या कोई भी चीज जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है? मिथाइल। क्या बन जाता है? मिथाइल। ठीक है, ऐसे ही आपको पायरुविक एसिड में को कुछ थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्या क्या करेंगे आइए देखिए। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, क्या करोगे तुम? सबसे पहले तुम निकालो इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? इससे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे बच्चों तो ये रिएक्शन पता है आपको क्या कहलाएगी? अगर आप इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लोगे तो ये रिएक्शन कहलाएगी डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहलाएगी? डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर निकाल लिए। पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, उससे आपने एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया तो वो कितने कार्बन मॉलिक्यूल बन गया? अब 2। ध्यान से समझना, पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, अगर उससे आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया तो वो कितने कार्बन मॉलिक्यूल बन गया? 2 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो इसमें? आप इसमें एक रिएक्शन चलाओ जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग इसमें? ऑक्सीडेशन। और सब लोग मुझे बोलेंगे कि बताइए मैडम कि ऑक्सीडेशन का सबूत क्या होता है? पढ़ाया है मैंने तुम्हें, बताओ मुझे कि ऑक्सीडेशन का सबूत क्या होता है? ये दिखाई नहीं देगा शायद तक। ओके, ये कलर लेती हूँ। ठीक है, ऑक्सीडेशन का सबूत क्या है? अगर मैं ऑक्सीडेशन का सबूत दूं तो मुझे सीधे NAD से NADH में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके डन। तो मैंने यहाँ पर पहला ऑक्सीडेशन कर लिया है और ऑक्सीडेशन का सबूत क्या होता है कि NAD को NADH में कन्वर्ट करो। NCERT में इस रिएक्शन के लिए एक कॉमन शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, एक कॉमन सा शब्द लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड एज, अच्छा ये हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ पे लिख दूं मैं, ये हो गई अपनी ऑक्सीडेशन। NCERT में इस ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन के लिए एक कॉमन शब्द दिया गया है और इस कॉमन शब्द का नाम है ऑक्सीडेटिव। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या नाम है बच्चों? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सो पायरुविक एसिड, बार बार मैं एक चीज बोलती हूं ताकि दिमाग में घुस जाए आपके, पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसको जब आप ऑक्सीडाइज करोगे, तो इससे NAD NADH निकलेगा। ठीक है, और इससे आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। जब आप इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे देन द पायरुविक एसिड विल कन्वर्टेड इनटू द 2 कार्बन मॉलिक्यूल। डन। देन द 2 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम होगा एसिटाइल CoA। मैडम एसिटाइल CoA क्यों बोला आपने? एसिटाइल CoA मैंने इसलिए बोला, ठीक है, एसिटाइल CoA मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको ऐड करना है कोएंजाइम A।
यहाँ पर आपको ऐड करना है कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम आयन और ठीक टीपीपी, ठीक है, ओके डन, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसमें ये हमने 3 कोएंजाइम ए बढ़ा दिए। कोएंजाइम ए हम क्यों इंक्रीज करते हैं, क्यों डालते हैं हम कोएंजाइम ए? ताकि हम एंजाइम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। तो आपको यहाँ पर एंजाइम बताना पड़ेगा। यहाँ पर एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ओहो हो, बहुत गड़बड़ी हो गई, बहुत ही बुरा लिखा मैंने। चलो इसको मैं मिटा देती हूँ। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? चलो पायरुवेट, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था शायद, चलो ये यहाँ पे लिखूंगी मैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, ओके। सो एंजाइम का नाम क्या हो गया? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। व्हाई इट इज कॉल्ड एज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज? क्योंकि यहाँ पर एक NADH निकल रहा है और बनाया एसिटाइल को ए, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम और टीपीपी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सब कोएंजाइम होते हैं जो कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। तो हम लोगों ने पायरुविक एसिड से क्या बनाया? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल था। ये कितने बनेंगे एसिटाइल कोए? 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। देन दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए विल एंटर्ड इनटू द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। किस में एंटर करेगा? क्रैब साइकिल में एंटर करेगा। ये कहानी सबको क्लियर हो गई? लिंक रिएक्शन आपको समझ में आया कि अगर किसी कंपाउंड को क्रैब साइकिल में घुसना है तो उसको पहले एक रिएक्शन करनी पड़ेगी। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन, जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं और 1 कार्बन मॉलिक्यूल को हम एज अ CO2 निकाल दिए। इस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन मेरे लल्ला? डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ठीक है। और यहाँ पर आप NAD से NADH भी कन्वर्ट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो NCERT ने एक कॉमन शब्द इस्तेमाल किया है जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और इससे हम 2 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर पाए। अच्छा मुझे बताओ कि पायरुविक एसिड से टोटल कितने हम लोगों को निकालने पड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है तो हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिंक रिएक्शन में निकाल लिया, तो बाकी 2 कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ पर निकालेंगे? बाकी 2 कार्बन डाइऑक्साइड हम क्रैब साइकिल में निकालेंगे। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड आपने कहाँ निकाला? सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिंक रिएक्शन में निकाला। फर्स्ट CO2 हमने रिमूव किया लिंक रिएक्शन में, ठीक है। बाकी 2 कहाँ करेंगे आप? क्रैब साइकिल में। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए अब हम लोग इसका थ्योरी देख लेते हैं। चलिए आ जाइए। तो देखिए पायरुविक एसिड का ये है फॉर्मूला। पायरुविक एसिड से जब आपने एसिटाइल कोएंजाइम ए जोड़ा, मतलब कोएंजाइम ए जोड़ा, नॉट एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, और इसका रिडक्शन करवाया तो बना एसिटाइल कोए, ठीक है, और बना NADH और बना CO2, ठीक है, ओके। और इसमें एंजाइम कौन सा होगा? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पूरे डिटेल से बता दिया। आइए देखें, ओके, ध्यान से देखिए। चलिए, सो पायरुवेट को जब आप एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं तो देखिए CO2 निकलता है, NADH निकलता है, कोएंजाइम में आपको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। इट इज नॉट द रिएक्शन ऑफ क्रैब साइकिल, ओके। नाउ अब हम शुरू कर रहे हैं क्रैब साइकिल। चलिए क्रैब साइकिल शुरू करते हैं। इससे पहले ये लिंक रिएक्शन सबको क्लियर हो गई ना? लिंक रिएक्शन में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? लिंक रिएक्शन इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू?
क्लियर हो गया आपको व्हाट इज द लिंक रिएक्शन? लिंक रिएक्शन इज द रिएक्शन इन बिटवीन द क्रेब्स साइकिल एंड द ग्लाइकोलिसिस। लिंक रिएक्शन में आपको कुछ कोएंजाइम्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जैसे मैग्नीशियम कोएंजाइम टीपीपी। टीपीपी इज द थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। और इसमें पहला जो है पहला क्या ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से हम बनाएंगे NADH। कहीं भी ऑक्सीडेशन होता है तो NADH बनता है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर जो हम एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है पायरुविक डिहाइड्रोजनेज। अगर मैं एक सिंपल से आपको बना के दिखाऊं तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ध्यान से देखना है। ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है महाशय है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है ये पायरुविक एसिड कहाँ घुसना चाहते हैं? ये घुसना चाहते हैं हमारे क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। कहाँ घुसना चाहते हैं? हमारे क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। क्रेब्स एक पायरुविक एसिड कितने मॉलिक्यूल हैं इसमें? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये। अब 3 कार्बन मॉलिक्यूल है तो इससे कितने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने चाहिए? 3 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने चाहिए। पहला कार्बन डाइऑक्साइड आएगा यहाँ पर, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। वहां देखो क्या है, वहां पे थोड़ा गचर पचर हो गया था इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा इधर बनाती हूँ। इसको घुसना किसमें है? क्रैब साइकिल। केसी लिख दिया मैंने, ठीक है। ओके, इसे क्या कहते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर हुई एक हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? NADH निकालेंगे, ठीक है। NAD से क्या निकालेंगे? NADH, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों? ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन और डी कार्बोक्सिलेशन को एक साथ क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन या ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। इस कपल्ड रिएक्शन है, मतलब एक साथ होती है, इसलिए ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर आप क्या करोगे? एक CO2 निकाला यहाँ पर, और यहाँ पर आप ऐड करोगे कोएंजाइम A, यहाँ पर ऐड करोगे आप मैग्नीशियम आयन, यहाँ पर ऐड करोगे आप TPP, और यहाँ पर आप एंजाइम का इस्तेमाल करोगे जिसका नाम क्या है? बोलेंगे मेरे साथ, डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है एंजाइम का? डिहाइड्रोजिनेज। डन। ओके, तो पहला CO2 आपने कौन से रिएक्शन में निकाला है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि पहला CO2 पायरुविक एसिड से आप कहाँ निकालते हैं? तो फर्स्ट CO2 आप पायरुविक एसिड से निकालते हैं लिंक रिएक्शन में। कहाँ निकालते हैं? लिंक रिएक्शन में, ये याद रखेंगे। पहला CO2 आप लिंक रिएक्शन में निकालते हैं। जिसको ये बात नहीं पता है वो नोट डाउन कर लेगा अभी के अभी, और इससे बनाएंगे आप एसिटाइल कोएंजाइम A। क्या बनाएंगे? एसिटाइल कोएंजाइम A। जैसे मीथेन में आप जोड़ देते हैं कोएंजाइम तो मिथाइल कोएंजाइम A, वैसे एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। ये कहानी सबको क्लियर हो गई है। और फिर हम इस एसिटाइल कोएंजाइम A को एंटर कराएंगे क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल से आप निकालेंगे यहाँ पर 3 CO2। क्या निकालेंगे? 3 CO2 नहीं, 2 CO2, एक तो वहां निकल गया ना, तो 2 CO2 कहाँ निकलते हैं? क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में लिंक रिएक्शन सबको क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गया ना? ये एकदम साफ साफ लिख दिया मैंने। ये कहानी में किसी को आई डोंट थिंक सो कोई कंफ्यूजन होना चाहिए कि पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल था। अच्छा, एसिटाइल कोए भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, क्योंकि एक ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, ठीक है। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो ये जो क्रेब्स साइकिल भी है 2 राउंड चलेगा, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। चलो बच्चों, फिर शुरू करते हैं हम लोग अभी। क्रेब्स साइकिल डन हो गई ये कहानी सबको। चलिए, लिंक रिएक्शन हमारे बच्चों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो पायरुविक एसिड में कोएंजाइम A जोड़ा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन किया तो एसिटाइल कोए बना, ये रिड्यूस हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ये फॉर्मूलाज हैं पायरुवेट के और एसिटाइल कोएंजाइम A के। डन। आगे बढ़े हम लोग, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आइए, लेट्स स्टार्ट विद द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल देखिए क्या कहता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की अपनी एक कहानी है जो मुझे तुमने समझानी और बतानी है। चलो भैया, क्रेब्स साइकिल देखें। देखिए, क्रेब्स साइकिल को सबसे पहले दिया था क्रेब्स हैंसलेट ने। बहुत ही बेहतरीन साइकिल है, बहुत ही बेहतरीन साइकिल है, ठीक है।
क्रैब्स साइकिल जो है ये कहाँ होता है बेटा, सब एक एक चीज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्रैब्स साइकिल के किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, लोकेशन के बारे में। किसके बारे में, लोकेशन बोलेंगे कहाँ, लिंक रिएक्शन क्लियर हो गई है। इसलिए अगर आपसे पूछे कोई कि क्या पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर लेता है, ना ना ना, कौन एंटर लेता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर लेता है, क्योंकि हम लोगों ने लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, चलिए लोकेशन बताइए कहां पर है, क्रैब्स साइकिल की लोकेशन कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपसे स्पेसिफिक लोकेशन पूछे कि बताइए स्पेसिफिक लोकेशन कहां है, तो आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है। पर यहां पर भी थोड़ी चाल चली इन लोगों ने। कितने नंबर ऑफ रिएक्शन है बताइए, ग्लाइकोलिसिस में कितने नंबर ऑफ रिएक्शन थे, 10, तो इसमें कितने हैं, 8, जिसमें 7 रिएक्शन होंगे मैट्रिक्स में, और एक महान जो रिएक्शन होगा वो होगा इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में ये एक रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, सक्सिनेट ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम जो है ये कहाँ पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, तो क्रैब्स साइकिल कितने स्टेप का रिएक्शन है बच्चों, क्रैब्स साइकिल टोटल 8 स्टेप का रिएक्शन है, जिसमें 7 स्टेप इनके मैट्रिक्स में होंगे। ना मैडम हमको बताइए जरा ये मैट्रिक्स क्या होता है। ये है बेटा अंदर का ये जो स्पेस है ना, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो मैट्रिक्स। ठीक है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, जहां पर ये सारी रिएक्शन होंगी। ठीक है, एक क्रैब्स साइकिल से कितने CO2 निकलेंगे बताइए, एक क्रैब्स साइकिल से टोटल CO2 निकलेंगे 2। ठीक है, ओके, अब हमको रिएक्शन डबल करनी है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, एक पायरुविक एसिड से 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो 2 पायरुविक एसिड से कितने बनेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि अगर हमने एक पायरुविक एसिड क्रैब्स साइकिल में घुसेड़ा है तो 2 CO2 बनेंगे, कि पर क्योंकि 2 घुसेंगे इसलिए 4 बनने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कहानी क्लिष्ट होती जा रही है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके, नाउ क्रैब्स साइकिल का दूसरा नाम पता है क्या होता है, ध्यान से देखो, क्रैब्स साइकिल का दूसरा नाम होता है TCA साइकिल। क्रैब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, TCA साइकिल। TCA साइकिल इसको क्यों कहते हैं, TCA साइकिल का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, क्रैब्स साइकिल का दूसरा नाम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, क्योंकि इसका जो क्रैब्स साइकिल का फर्स्ट कंपाउंड होता है वो होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, पहला कंपाउंड कौन सा है उनका, सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड के पास होते हैं 3 COOH ग्रुप, इसीलिए 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसीलिए इसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसका फर्स्ट कंपाउंड सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसका दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी होता है। ठीक है, क्या नाम होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी होता है। ये सारे नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि क्रैब्स साइकिल का दूसरा नाम क्या है, तो यू शुड रिमेंबर कि इसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए क्योंकि इसका पहला कंपाउंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सिट्रिक एसिड इसलिए क्योंकि वो जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक्चुअली उसका नाम है सिट्रिक एसिड। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होने चाहिए, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। ओके डन, इसको क्रैब्स हेंसलेट ने दिया था। ठीक है, तो फिर से मैं रिवाइज करती हूँ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ये 2 पायरुविक एसिड को कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है एक पायरुविक एसिड। इन 2 पायरुविक एसिड को क्रैब्स साइकिल में घुसाने से पहले हमको इसको एक कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। हम पायरुविक एसिड से CO2 निकाल लेते हैं और 2 कार्बन मॉलिक्यूल रेडी करते हैं जिसका नाम होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, अब एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने,
एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम में बना, तो 2 पायरुविक एसिड से कितने बनेंगे? इतना तो मैथमेटिक्स अपने को आता है मेरे लल्ला। तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। तो इंटू टू करना ना भूलें आप, ठीक है। फिर 2 एसिटाइल कोएंजाइम में से रिएक्शन बढ़ेगी, 2 इंटू करते जाना, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन डबल होगी, क्योंकि एक पायरुविक एसिड, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना रहे हैं। तो हम एंट्री एक ही पायरुविक एसिड की करा रहे हैं, पर हमको दिखाना कितने चाहिए? 2 चाहिए। अब 2 तो दिखा नहीं सकते, इसलिए हम लोग इंटू टू करते जाते हैं, ठीक है। ये कहानी सबको क्लियर हो गई, इंट्रोडक्टरी पार्ट सबको क्लियर हो गया। एक क्रेब्स साइकिल का इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। चलो, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ अब हम लोग साइकिल में आगे बढ़ रहे हैं। पहला स्टेप देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं 1931 में इसे दिया था हेंस एंड क्रैब्स ने, कैब्स हेंसलेट कह सकते हैं हम लोग। 1931 में एसिटाइल कोए प्रोड्यूस्ड इन प्रीवियस रिएक्शन एंटर्स द क्रैब्स साइकिल, ये मैंने पहले बताया, ठीक है। ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भी किस पार्ट में होता है? मैट्रिक्स में होता है। इसमें एक रिएक्शन जो है वो इनर मेम्ब्रेन में होगी, क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का जो एंजाइम होता है वो इनर मेम्ब्रेन में होता है, इसलिए यहाँ होगी। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में हम लोगों ने एंजाइम इनिबिटर पे पढ़ा हुआ है, तो आप वो लेक्चर जाके लगाना, ठीक है, ओके। नाउ एज अ रिजल्ट क्या होगा? होगा ये कि क्रैब्स साइकिल में होगा एसिटाइल कोए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन। पूरे नोट्स बने हुए हैं, एज इट इज आप अपने कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। कॉपी में बिल्कुल कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और सरासर लिखते जाओ, बिल्कुल, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट इसमें होता क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम का, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, ठीक है। A number of Krebs cycle intermediate are used in the various anabolic pathway। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जो बहुत सारे दूसरे पाथवेज में एंटर कर सकती हैं, बहुत सारे एनाबॉलिक पाथवे में एंटर कर सकती। इट मीन्स टू से दैट कि यही जो चीज़ें बना रहे ना हम Krebs साइकिल में, इधर उधर दूसरे किसी दूसरी चीज़ की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। इसका मतलब ये है कि इस पाथवे में कैटाबॉलिज्म भी होता है, इस पाथवे में कैटाबॉलिज्म भी होता है, और इस पाथवे में एनाबॉलिज्म भी होता है। मतलब इस पाथवे में ब्रेकडाउन भी होता है, ठीक है, इस पाथवे में ब्रेकडाउन भी होता है, और इस पाथवे में सिंथेसिस भी होती है, ठीक है। तो दोनों चीजें होती हैं, इसीलिए ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे है, ठीक है। नाउ पहला स्टेप हम लोग शुरू कर रहे हैं। आ जाइए देखते हैं वो क्या है। चलो आ जाओ बच्चों, इसको सबको क्लियर कर दूं। देखिए, सो हमें ये चीज पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम, सबसे पहले एक चीज आप देखो, यहाँ पर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। हालांकि मुझे इसका पूरा नाम लिखना चाहिए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। मैं किसी भी का डायग्राम आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है डायग्राम, मतलब फिगर्स या फॉर्मूलाज उनके, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये एक 4 कार्बन कंपाउंड का प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? यहां से हमें ऐड करना है एसिटाइल कोएंजाइम ए को। यहां से हमें किसे ऐड करना है? एसिटाइल कोएंजाइम ए को। एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन प्रोडक्ट है? ठीक है, ये है 2 कार्बन प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। कहां से बनाया है हम लोग? लिंक रिएक्शन से बनाया हम लोगों ने। उसके बाद हम बनाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन, एक नंबर शानदार जबरदस्त जिंदाबाद प्रोडक्ट जिसका नाम है सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब 4 कार्बन से 2 कार्बन मिलेगा तो कितना कार्बन बनेगा? 6 कार्बन प्रोडक्ट, ठीक है। सिट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। इसीलिए क्रैब्स साइकिल का नाम क्या होता है? इसीलिए क्रैब्स साइकिल का नाम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द क्रैब्स साइकिल। डन, ओके। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? 6 कार्बन कंपाउंड बनाया आपने इसमें, ठीक है। इस रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो? इस रिएक्शन में आप 2 चीजों को जोड़ रहे हो। तो क्या इस रिएक्शन को मैं कंडेंसेशन कह सकती हूं? इस रिएक्शन में आप 2 चीजें जोड़ रहे हो,
तो क्या मैं इस रिएक्शन को कंडेंसेशन कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ। तो ये है हमारी स्टेप नंबर 1, दिस इज द रिएक्शन नंबर 1, जिसमें हमने 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को जोड़ा 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए से, जिससे हमारे पास बना 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड। रिएक्शन देखेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट्स विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड H2O। अगर आप कंडेंसेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ एक पानी का मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंडेंसेशन किया है, ओके। सिट्रिक एसिड कहाँ था भैया? एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट्स विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर गिव राइज टू सिट्रिक एसिड एंड कोएंजाइम, ठीक है, डन। अब इस रिएक्शन में आपने क्या बाहर निकाला? इस रिएक्शन में हमने कोएंजाइम ए को बाहर निकाल दिया, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए था ना, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जोड़ोगे तो सिट्रिक एसिड बनेगा, कोएंजाइम को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब अभी मैं किसी भी एंजाइम के बारे में बात नहीं कर रही हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एंजाइम। हम पहले रिएक्शंस पढ़ लें, उसके बाद हम एंजाइम के बारे में बात करेंगे। चलो बच्चों, आगे की रिएक्शन में बढ़ते हैं। जब हम आगे की रिएक्शंस में आए तो यहां पर हमारे पास एक और कंपाउंड बना जिसका नाम है, थोड़ा सा इसको छोटा बनाती हूं क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हैं, 8 स्टेप की रिएक्शन है ना, पहला स्टेप हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने बनाया एक दूसरा कंपाउंड, ठीक है, इसको मैं डब्बों के अंदर बंद कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा कंपाउंड बनाया जिसका नाम है आइसोसिट्रेट, ठीक है। क्या बनाया? हमने बनाया आइसोसिट्रेट, ठीक है, आइसोसिट्रेट बनाया, ठीक है। आइसोसिट्रेट कुछ नहीं है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड का है, थोड़ा सा, ये भी कितने कार्बन कंपाउंड है? ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। आइसोसिट्रेट कुछ नहीं है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड का ही प्रोडक्ट है। तो सिट्रिक एसिड से आपने आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट कैसे बनाया? आइसोसिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपने यहां पर किया आइसोमराइजेशन, यहां पर आपने क्या किया बच्चों? यहां पर आपने किया आइसोमराइजेशन। आपने कुछ नहीं किया, आपने आइसोमर चेंज कर दिया। आपने क्या किया बच्चों? आइसोमर चेंज कर दिया। 6 कार्बन ही था। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया है। सेकेंड रिएक्शन देखिए, बाय द, अच्छा इसमें इसने स्टेप 2 को उड़ा दिया है, चलो आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे दिया हुआ है। सो सिट्रिक एसिड में क्या हुआ? आइसोमराइजेशन, तो ये बना आइसोसिट्रिक एसिड। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड होता है। अब आपने ध्यान से रिएक्शन को सुनना है। जब आप आइसोसिट्रिक एसिड में, ये भी थोड़ा लंबा हो गया क्यों, है ना, जब आप आइसोसिट्रिक एसिड में पहला ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप, ऑक्सीडेशन करने का सबूत क्या है? NADH, ठीक है, दिस इज द सबूत ऑफ ऑक्सीडेशन। आपने ऑक्सीडेशन किया है यहां पर, ठीक है। जब आपने ऑक्सीडेशन किया तो आपके पास क्या हुआ? आपके पास बहुत सारी एनर्जी बनी, ठीक है। पर ये कैसी एनर्जी है? ये अभी यूज करने वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। आपके पास देन एक कंपाउंड बना, कौन सी रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन हुआ यहां पर, ठीक है। एक एक रिएक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बना आपके पास? आपके पास बना ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, ठीक है। क्या बना बच्चों आपके पास? ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। क्या बना? ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। अभी तक 6 ही कार्बन कंपाउंड चल रहा है, बस आपने एक बार आइसोमराइजेशन किया, एक बार ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन का सबूत होता है NADH से NADH कन्वर्ट करना। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है जिसे हम NADH में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें? ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड के बाद अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगी। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड से निकालो एक कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। ऑक्जेलोसक्सिनिक, पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोगों ने लिंक रिएक्शन में निकाला था, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड अब हम यहाँ निकाल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड से दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, बोलिए ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ओहो, ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। आप एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिए तो ये रिएक्शन क्या हो गई? डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन को साथ में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एक साथ कहते हैं ना, इसको पढ़ा अभी हम लोगों ने, इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, ओके। सो हमने फर्स्ट स्टेप सुनेंगे, हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए लेकर आ रहे हैं लिंक रिएक्शन से, ठीक है। ये लिख देती हूँ मैं लिंक रिएक्शन, नहीं तो आधे बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि ये कहाँ से आ रहा है। ये लिंक रिएक्शन से आ रहा है मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे जो है तो सब लोग सुनो, मेरे आंखों के तारे, लिंक रिएक्शन से आ रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में, उसको आप ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ जोड़ो। एसिटाइल कोएंजाइम में दो प्रोडक्ट है, दो कार्बन प्रोडक्ट है, और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन है। इससे बनाओगे 6 कार्बन प्रोडक्ट जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है क्रैब साइकिल का, इसीलिए इसका नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ये रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हमने चीजों को जोड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। और इसे कोएंजाइम ए निकाल दिया जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास था, ठीक है। अच्छा, कोएंजाइम निकालने के दौरान बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो कि इन चीजों को, जो इसको और इसको जोड़ने के काम आती है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, हमने किया आइसोमराइजेशन, जिससे हमने 6 ही कार्बन कंपाउंड का आइसोमर बना लिया है, थोड़ा स्ट्रक्चर बदल दिया, जिसे आप कहते हैं आइसोसिट्रेट। पहला ऑक्सीडेशन करो क्रैब साइकिल में, आइसोसिट्रेट से हम बनाएंगे ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। इससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिली, जो कि इलेक्ट्रॉन्स मिले, एनर्जी मिली जो कि हमने NADH में स्टोर कर ली है। ये रेडीमेड फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाकर ATP बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद पहला CO2 हम निकालेंगे ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड को, जब हम किस में कन्वर्ट करते हैं? जब हम कन्वर्ट करते हैं एक 4 कार्बन के प्रोडक्ट में, जिसका नाम होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट, डन। इसे आप क्या कहते हो? अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड है, कितना है? 6 कार्बन कंपाउंड। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट कितने कार्बन कंपाउंड होगा? ये होगा 5 कार्बन कंपाउंड। इसी के साथ लिखती हूं मैं, है ना, नहीं तो फिर तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अल्फा कीटो ग्लूटरेट कितने कार्बन कंपाउंड है? 5 कार्बन कंपाउंड होता है। 5 कार्बन कैसे हो गए 6 से? क्वेश्चन मन में आया? क्वेश्चन मन में आया, ठीक है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ ये? क्योंकि हमने यहाँ पर एक CO2 निकाल दिया। ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन जब एक साथ होता है तो इस रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट से ध्यान समझना, अल्फा कीटो ग्लूटरेट से कायदे से बनना चाहिए क्या? सक्सिनिक एसिड, ठीक है। पर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकला, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुई, तो बहुत सारी इनॉर्मस एनर्जी पड़ी हुई है, तो हम यूं ही नहीं जो है तो वेस्ट करेंगे उसको। हम लोग जो है उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और एक कोएंजाइम ए ले आएंगे, कोएंजाइम ए को जोड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी निकली ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन से, और इस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे हम कोएंजाइम ए जोड़ने में, ठीक है। इस एनर्जी का इस्तेमाल हम किस में करेंगे? इस एनर्जी का इस्तेमाल हम करेंगे कोएंजाइम ए जोड़ने में, ठीक है, ओके, डन। और हम बनाएंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। क्या बनाएंगे? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कितना कार्बन का प्रोडक्ट है भैया? 5 कार्बन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन, डन डन डन। इसमें किसी को कोई परेशानी? अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही CO2 बाहर निकाला है। कितना बाहर निकाला है? एक ही CO2, डन। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? चलो बच्चों, अच्छा एक चीज और देखो, देखो 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 क्या कह रही थी मैं? इट इज द 4 कार्बन कंपाउंड, सक्सिनाइल कोए इज द 4 कार्बन कंपाउंड। मैडम अभी तो यहाँ 5 कार्बन बता रही थी, अब यहाँ 4 कार्बन बता रही हैं, ऐसा क्यों बता रही हैं? ऐसा इसलिए बता रही हूँ मेरे बच्चों कि यहाँ पर फिर से एक कहानी होगी,
ठीक है, यहाँ पर फिर से एक कहानी होगी और वो कहानी ये है कि यहाँ पर भी क्या होगा बताइए, यहाँ पर भी एक होगा अपना ऑक्सीडेशन, यहाँ पर भी क्या होगा अपना एक ऑक्सीडेशन। मैडम आप हमें एक चीज बताइए, ऑक्सीडेशन तो होगा पर इससे कार्बन कहाँ क्यों कम हो गए? अभी यही तो मैं बता रही हूँ। इस प्रोसेस के दौरान आप एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी बाहर निकाल दोगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के प्रोसेस को आप क्या कहते हो? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हो बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन। तो ध्यान देना, स्टेप्स को ध्यान देना कि एक डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है, और एक डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। टोटल हमने 2 ही CO2 निकालने थे क्रेब साइकिल में, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब आप कहीं भी CO2 नहीं निकालोगे, तो यहाँ पर आपने फिर अगेन क्या कर लिया? यहाँ पर हमने फिर कर दिया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, लगातार 2 रिएक्शन में किया हम लोगों ने। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग पता है? अब कुछ नहीं करना है। अब ये जो महाशय सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, अच्छा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए हमने जोड़ा क्यों था बच्चों? क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पर इस स्टेप में ऑक्सीडेशन किया तो बहुत सारी एनर्जी निकली, तो उस एनर्जी को हम लोग कंजर्व करेंगे बाय द एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए विद सक्सिनिक एसिड, देन विल मेक द सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को जोड़ ही हम लोग सिर्फ इस रहे ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो भैया, एनर्जी को अब निकालो बाहर। ये बहुत उचक रही थी, कोएंजाइम ए को बाहर निकाल दो। कोएंजाइम ए को बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, तो क्या बना बच्चों? तो बना सक्सेनिक एसिड। क्या बना बच्चों? सक्सेनिक एसिड बन गया। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कितना कंपाउंड है? 4 कार्बन। ये भी कितना कंपाउंड है? 4 कार्बन। 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, अब बस 4 कार्बन चलते रहो। अब तुम मेरी बात को ना यहाँ पे थोड़ा सा मैं और साफ लिखूंगी, क्योंकि यहाँ मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो थोड़ा सा मैं फैला के सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं तुम्हें एक कहानी समझा पाऊँ। ठीक है, हम बना चुके हैं सक्सेनिक एसिड। ठीक है, सक्सेनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी, पता क्या? देखो, जब हम लोग कोएंजाइम ए को हटाते हैं तो बहुत सारी एंजाइम जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है। जब बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है, एक्चुअली अभी भी यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे अलग सा लग रहा है, ऐसा लिखते हैं सीधा सीधा। ठीक है, सक्सेनिक एसिड, ये ठीक है ना? सक्सेनिक एसिड बन गया। अब जब हम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को हटाते हैं, बाहर निकालते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इस बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करना है, वेस्ट नहीं जाने देना है किसी भी चीज़ को। ठीक है, इस बहुत सारी एनर्जी को हमने पता किस चीज़ में इस्तेमाल किया? इस बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल किया हम लोगों ने जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट करने में। ठीक है, अब मैडम ये जीडीपी क्या आ गया? देखो, जैसे तुम्हारे पास NAD था वैसे तुम्हारे पास जीटीपी है। NAD को अगर हम ATP में कन्वर्ट करें तो कितनी ATP मिलेगी? 3। वैसे ही GTP इक्वल्स टू नथिंग, GTP इक्वल्स टू A1 ATP। इवन जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान समझना, GTP जो है, GTP एक फॉस्फेट निकाले तो वो GDP में कन्वर्ट हो सकता है, पर अगर GDP एक फॉस्फेट निकाले तो ध्यान से समझना, GDP अगर एक फॉस्फेट निकाले तो वो ATP में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये बात ध्यान से समझना। ठीक है, ये ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान समझो बिल्कुल कि ये कपल्ड रिएक्शन है। देखो, हम लोगों ने जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए हटाया तो हमारे पास बहुत सारी क्या थी? एनर्जी थी। उस एनर्जी को हम लोगों ने यूज़ किया और हमने तुरंत GDP से क्या बना लिया? GTP। ठीक है, GDP से क्या बना लिया? GTP। GDP क्या है? ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। जैसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था वैसे ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट है, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था वैसे ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, अब ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से अगर तुमने एक फॉस्फेट निकाला तो यू कैन मेक ATP। एक ATP से फॉस्फेट निकाला तो यू कैन मेक द GTP। ये याद रखिएगा। तो ये कपल्ड रिएक्शन है। आप GTP से GTP से GDP बना सकते हैं, GTP से हम लोग ATP भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान समझना, ATP से ADP बनाते हो, फॉस्फेट निकाल दिया। वैसे ही अब ADP एक फॉस्फेट ढूंढ रहा है, तो अगर GTP ने एक फॉस्फेट निकाला
तो वो जीटीपी वाला फॉस्फेट भी ले सकता है। वैसे ही जीटीपी ने एक फॉस्फेट निकाला, वो जीडीपी बन गया। अब अगर कहीं से एटीपी ने फॉस्फेट निकाला होगा तो वो उसका भी फॉस्फेट कैच कर सकता है। तो ये कपल्ड रिएक्शन होती है। सक्सिनिक एसिड बन गया हम लोगों के पास। नाउ अब सक्सिनिक एसिड से हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे फ्यूमेरिक एसिड। सक्सिनिक एसिड से व्हाट वी हैव टू मेक, हमें बनाना है फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। पर फ्यूमेरिक एसिड बनाओगे तो यहां पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीडेशन। फ्यूमेरिक एसिड में भी हम लोग एक ऑक्सीडेशन करेंगे, पर हम यहां बनाएंगे FAD से FADH2। क्या बनाएंगे, FADH2। अब मैडम ये FADH2 क्या होता है, जैसे एक ATP, जैसे एक NADH के पास कितनी ATP होती, 3। जैसे एक GTP के पास कितनी ATP होती, 1। वैसे एक FADH के पास होती है कितनी ATP, 2 ATP। एक GTP इक्वल्स टू 1 ATP, एक FADH2 इक्वल्स टू 2 ATP, 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP। 1 2 3 प्लीज याद रखना, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड से व्हाट वी हैव टू मेक, फ्यूमेरिक एसिड से हम बनाएंगे मैलिक एसिड। यहां देखो गड़बड़ हो गई ना जगह। फ्यूमेरिक एसिड से हम बनाएंगे मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड से सब जो कितने कितने कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड से आपने क्या बनाया, मैलिक एसिड, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ देती हूँ मैं। फ्यूमेरिक एसिड से क्या बनाया आपने, फ्यूमेरिक एसिड से आपने बनाया मैलिक एसिड, ठीक है। फ्यूमेरिक एसिड से आपने क्या बनाया, मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से आपने बनाया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अगेन, ठीक है। डन। फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको पानी ऐड करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्या ऐड करना पड़ेगा, पानी, ठीक है। और यहां पर फिर एक जो है ऑक्सीडेशन होगा मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, जिसका सबूत है NAD से NADH। थोड़ा यहाँ घिचपिच हो गया, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फिर से शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए क्या कहती है ये कहानी हमारी, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड था। लिंक रिएक्शन से हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A आ रहा था। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जब हम लोगों ने एसिटाइल कोएंजाइम A जोड़ा तो हमने बनाया सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड का हम लोगों ने किया आइसोमराइजेशन, तो हमें मिला आइसोसिट्रेट, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था। हमने पहला ऑक्सीडेशन यहाँ पर किया तो हमें मिला ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड से जब जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था, जब हमने उससे फर्स्ट कार्बन निकाल लिया, पहला कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया, तो अब वो 5 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो गया, जिसे अल्फा कीटोग्लूटरेट कहते हैं। तो यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अल्फा कीटोग्लूटरेट में व्हाट यू हैव टू डू, अब आप कोएंजाइम A ऐड करिए और इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालिए। जब आप इसमें और ऑक्सीडेशन करिए, ये भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो चुके हैं, NADH आपने निकाल लिया, ठीक है। अब NADH जो है, NADH हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, बहुत सारी एनर्जी निकली। अब बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करो, कोएंजाइम में ऐड कर लो। एनर्जी का इस्तेमाल किया और हमने सक्सिनाइल कोए बना लिया, कोएंजाइम में ऐड कर लिया, ठीक है। पर ये सारे कितने कार्बन कंपाउंड हो गए हैं, 5 कार्बन कंपाउंड था अल्फा कीटोग्लूटरेट। एक CO2 यहाँ पे निकाल लिया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर भी किया, यहाँ किया और यहाँ किया, तो अब ये कितना कार्बन कंपाउंड हो गया, 4 कार्बन। अब 4 ही 4 चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद सक्सिनाइल कोए बन गया। अब सक्सिनाइल कोए में अब कोएंजाइम की जरूरत नहीं, तो कोएंजाइम निकाल के बाहर फेंक दो, ठीक है। कोएंजाइम निकाल कर बाहर फेंका, ठीक है, तो हमको बहुत सारी एनर्जी मिली, जिससे तुरंत जो है GDP किस में कन्वर्ट हो गया, GTP में। ये ATP भी बना सकता है, ठीक है, कपल्ड रिएक्शन है। उसके बाद सक्सिनाइल कोए से कोएंजाइम में निकालते हैं तो सक्सिनिक एसिड बनता है। पर यहाँ पर आपके पास एक अलग टाइप का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब यहाँ पर FAD से FADH2 बनता है, ना कि NAD से NADH, ठीक है। उसके बाद फ्यूमेरिक एसिड से सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, इससे एक पानी जो है तो ऐड करो तो बनेगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए आपको एक और ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि कितने NADH आपके पास बने, बताइए कितने NADH बने। आपके पास बने 3 NADH। आपके पास FADH2 कितने बने, आपके पास बने 1 FADH2, ठीक है। आपके पास GTP, जिसको हम ATP भी कह सकते हैं, कितने बने, 1 बने, ठीक है। ओके, डन। अब यहाँ पे थोड़े से कैलकुलेशन करते हैं। अगर NADH 3 बने तो आपके पास ATP कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बच्चों, बताइए मुझे। अगर एक NADH के पास NADH एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना, ठीक है। पर अच्छा, पहले इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई ना, अभी मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ आपको। इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई। तो
3 NADH है मतलब आपके पास कितनी एटीपी बननी चाहिए, 9 एटीपी, ठीक है। एक FADH है मतलब कितनी एटीपी बननी चाहिए, 2 एटीपी। पर बेटा ये याद रखना कि ये डायरेक्ट एटीपी नहीं है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही एटीपी बनाएंगी। ये डायरेक्ट एटीपी है और एक एटीपी इससे मिली 1 एटीपी, तो कितनी हो गई 9, 10, 11 और 12। तो एक पायरुविक एसिड से बोल रही हूं या एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से तुमको 12 एटीपी मिलेंगी। कितनी एटीपी मिलेंगी, 12 एटीपी मिलेंगी। डन डन डन, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। अब क्योंकि हमको 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए लेना है तो इंटू 2 कर दो, तो कितनी हो गई 24 एटीपी। हो गई 24 एटीपी, बोलो हो गई ना, हो गई 24 एटीपी, कोई दिक्कत। और 8 एटीपी तुमने कहाँ बनाए हैं, 8 एटीपी तुमने कहाँ बनाए हैं, अपने ग्लाइकोलिसिस में। तो ग्लाइकोलिसिस से तुम्हारे पास कितने एटीपी आए हुए हैं, ध्यान से देखोगे, अभी मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करवाऊंगी। ग्लाइकोलिसिस से तुम्हारे पास हो गए हैं 8 एटीपी, ठीक है। अभी अरे रुक जाओ 8 एटीपी। लिंक रिएक्शन में तुम्हारे पास कितने हो गए हैं, एक NADH बना था ना वहां पे, तो लिंक रिएक्शन में तुम्हारे पास कितने हो गए हैं, टोटल कितने हो गए हैं, लिंक रिएक्शन में कितने हो गए हैं तुम्हारे पास, लिंक रिएक्शन के पास आपके पास एक NADH बना था, तो एक NADH में कितनी एटीपी होती, 3, तो आपको तो 2 पायरुविक एसिड एंटर कराने हैं, ठीक है। तो 2 पायरुविक एसिड से बनेंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम, तो 2 NADH बनेंगे। तो लिंक रिएक्शन में 2 NADH बने, तो 2 NADH को जब हम करेंगे 2 NADH मतलब 6 एटीपी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्रैब्स में कितनी बनी है, क्रैब साइकिल में बनी है 12 इंटू 2 करिए, तो 12 दूनी कितनी हो गई 24, ठीक है। 12 दूनी कितनी हो गई भैया 24। अब इसको टोटल करिए कितनी हो गई, टोटल 24 + 6 = 30, 30 + 8 = 38 एटीपी। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पूरा तोड़ने पर 38 एटीपी का नेट गेन होगा आपको। अभी इसको मैं सेपरेटली कैलकुलेट करके बताऊंगी क्योंकि अभी एंजाइम्स भी तो बाकी हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने, ठीक है। क्लियर करें इसको कहानी अपन, ठीक है। अरे यार कहानी जो है मुझे बतानी, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके आगे के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। अब आपको एक और चीज बताती हूँ मैं, एक जिंगल बता देती हूँ। कैन इशिता ओम के साथ शादी मनाएगी, बताइए मनाएगी कि नहीं मनाएगी। अब लगता तो नहीं है कि मनाएगी, मना लेने दीजिए तभी तो CO2 निकलेगा। मनाएगी उतावली, चलो ये क्या बता दिया मैंने, देख लो तुम, आ जाइए। कैन का मतलब क्या हो गया, कैन का मतलब क्या हो गया बोलेंगे। अब मैं फिर फटाफट से बता रही हूँ, कैन का मतलब क्या हो गया, कैन का मतलब हो गया सिट्रिक एसिड, ठीक है। या हम इसको सिट्रिक एसिड, या हम लोग इसको सिट्रेट भी बहुत जगह लिखा रहता है, ठीक है। कैसे बनाया था इसको हम लोगों ने, एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऐड किया था हम लोगों ने, जो कि लिंक रिएक्शन से आ रहा था। उसके बाद इशिता का मतलब क्या सिखाया मैंने आपको, इशिता का मतलब मैंने आपको सिखाया आइसोसिट्रेट, ठीक है, आइसोसिट्रेट, ठीक है, ओके। उसके बाद ओम का मतलब आपको मैंने क्या सिखाया, कैन इशिता ओम के साथ। ये क्या है, ओम का मतलब क्या हुआ, इशिता ओम के साथ। ऑक्जेलोसक्सिनेट, ठीक है। आप नेट की जगह एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑक्जेलोसक्सिनेट, ठीक है। के का मतलब अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है। साथ के साथ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के साथ शादी, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद कैन इशिता ओम के साथ शादी मनाएगी, मैलिक एसिड, कैन इशिता ओम के साथ शादी मनाएगी, ठीक है। देखिए क्या है, शादी फिर मनाएगी यार, क्योंकि सक्सिनिक एसिड के बाद तो अपने को क्या बनाना है, फ्यूमेरिक एसिड ना। शादी फिर मनाएगी ऐसा लिखेंगे, फिर का मतलब FIR लिखेंगे आप लोग। चलो मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, शादी फिर मनाएगी उतावली। ये है, देखो जिंगल ना सिखाते सिखाते मैं मेन रिएक्शन ही भूल जाती हूँ, है ना। चलो कोई बात नहीं, आ जाइए। सक्सिनिक एसिड के बाद फिर का मतलब क्या हो गया, फ्यूमेरिक एसिड के बाद क्या बनता है,
फिर बनाएगी मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। उतावली का मतलब क्या हो गया यार? उतावली का मतलब हो गया अरे यार ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, है ना, ऑक्जेलो, सही तो लिख रही थी मैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यही था। तो क्या कैन इशिता ओम के साथ शादी फिर मनाएगी उतावली? देखो बहुत क्या बढ़िया बनाया है। वैसे जिंगल पता है तुम्हें फॉलो करनी नहीं चाहिए, तुम एक नीट के स्टूडेंट हो एंड तुमको ये सब फॉलो नहीं करना चाहिए, ये सब अपने को शोभा नहीं देता, ठीक है। ओके चलो बच्चों शुरू से शुरू करते हैं। अपन ने किया क्या क्या है, तो अपन लोगों ने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड था, एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि 2 कार्बन कंपाउंड था, उससे हम लोगों ने 6 कार्बन कंपाउंड बनाया जिसका नाम था सिट्रिक एसिड। इसमें आपने कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म की, ठीक है। उसके बाद आपने किया आइसोमराइजेशन यहाँ पर, और आपने एक एंजाइम इस्तेमाल किया जिसका नाम था सिस एकोनिटेज। अब मैं एक एक करके आपको रिएक्शन भी दिखाते जाती हूँ। सिस एकोनिटेज शुरू करें, एक एक करके मैं आपको रिएक्शन दिखा रही हूँ। तो कैन इशिता ओम के साथ शादी फिर मनाएगी उतावली, ये याद रखना है, क्रैब साइकिल का ये सीक्वेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने किया है एसिटाइल कोए को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जोड़ा है। ऑक्जेलो एसिटिक 4 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड है, जिससे हमने सिट्रिक एसिड बनाया जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड था, और कोएंजाइम को बाहर निकाल दिया। इसमें एंजाइम का इस्तेमाल किया सिट्रेट सिंथेज। ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? कंडेंसेशन रिएक्शन है। नोट इट डाउन इनटू योर कॉपी। पहली रिएक्शन है कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब आपको 2 चीज जोड़ना है और इसमें पानी को ऐड करना है, ठीक है, डन। नेक्स्ट रिएक्शन में रिएक्शन नंबर 2 देखिए क्या है। रिएक्शन नंबर 2 जो है हमको क्या करना है, सिट्रिक एसिड को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम लोगों ने जो एंजाइम इस्तेमाल किया है उस एंजाइम का नाम है सिस एकोनिटेज एंजाइम। सिस एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। यहां पर आपने किया है आइसोमराइजेशन, इसमें डिहाइड्रेशन भी आपने किया है, एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल लिया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, सिट्रिक एसिड को सिस एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपने 6 कार्बन कंपाउंड है, इसमें आपने पानी बाहर निकाल लिया है, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये, और ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, आपने आइसोमर चेंज किया है और आइसोसिट्रेट बना लिया है, डन। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें? सो आई थिंक ये है रिएक्शन नंबर 1, ये है रिएक्शन नंबर 2। अब रिएक्शन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, ठीक है। ये है रिएक्शन नंबर 3A और ये है रिएक्शन नंबर 3B, ठीक है। ओके ध्यान से देखो क्या है रिएक्शन नंबर 3A 3B में क्या बोल रही हूँ, तुमको अभी कहानी क्लियर हो जाएगी। रिएक्शन नंबर 3 के 2 पार्ट होते हैं। रिएक्शन नंबर 3 के 2 पार्ट क्यों हैं? क्योंकि 3 के 2 पार्ट हैं, जिसमें 3A में हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन, और 3B में हम क्या कर रहे हैं, 3B में हम क्या कर रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कर रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। ध्यान से देखेंगे, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है मेरे लल्ला, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो 3A में क्या देख रहे हो कि आइसोसिट्रेट को जब आपने ऑक्सीडाइज किया तो बना ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड और ये रिड्यूस हो गया NADH में। आपने एंजाइम इस्तेमाल किया डिहाइड्रोजिनेज। सबस्ट्रेट ऐड कर लो आइसोसिट्रेट और एंजाइम, जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पर एंजाइम इस्तेमाल होगा डिहाइड्रोजिनेज। बिना कुछ सोचे समझे हमेशा याद रखो कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस्तेमाल होगा। जहां पर भी NAD बन रहा है, NADH बन रहा है, वहां पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस्तेमाल होगा। रिएक्शन नंबर 3A क्या बताई मैंने, रिएक्शन नंबर 3A बताई मैंने आपको, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड बनाना है आपको। 3A में आपने एंजाइम कौन सा इस्तेमाल किया, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर आपने किया क्या है बच्चों, यहां पर आपने NAD से NADH बनाया है, ठीक है। रिएक्शन नंबर
3b देखेंगे, इट इज द रिएक्शन नंबर 3b। इसके दो पार्ट है ना, एक में होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे में होता है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, देखो दूसरे में क्या कर रहे हैं हम लोग, दूसरे में एक कार्बन को रिमूव कर रहे हैं एज अ CO2। ठीक है, तो ये कितने कार्बन मॉलिक्यूल था ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड, बताइए। ये था 6 कार्बन मॉलिक्यूल, अब ये बन गया 5 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि आपने एक CO2 निकाल लिया। इसमें एंजाइम कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप, कौन सा, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, क्योंकि आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को तोड़ा, इसीलिए एंजाइम कौन सा आएगा, कार्बोक्सिलेज। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंजाइम कौन सा है, कार्बोक्सिलेज। आपने यहां पर एक CO2 निकाल दी। इस रिएक्शन का नाम क्या है, 3b का, इन दोनों रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। OD लिख दिया है मैंने, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में हम लोग एक में रिडक्शन ऑक्सीडेशन करते हैं, दूसरे में डीकार्बोक्सिलेशन। आगे आइए, रिएक्शन नंबर 3 इज कंप्लीट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 3 कंप्लीट हो गई, जिसमें एक में हमने ऑक्सीडेशन किया, एक में रिडक्शन। रिएक्शन नंबर 4 में आपने क्या करना है, इसमें फिर से आपको करना है, पता क्या, इसमें आपको करना है फिर से ऑक्सीडेशन। जब आप इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा बताइए, जब आप इसमें ऑक्सीडेशन करेंगे तो खूब सारी एनर्जी निकलेगी, और इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग किसमें करेंगे, वो ध्यान से देखिए। जब हम अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, जो कि एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, हम लोग जब इसका ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो क्या होता है, बताइए मुझे। जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, तो डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या होगा बताइए, इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर दोगे तो इससे एक CO2 निकल गया, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड हो गया 5 से। ठीक है, जब आपने इसका ऑक्सीडेशन किया तो NAD से क्या बना, NADH, तो CO2 बाहर निकला, NADH बाहर निकला, और एक 4 कार्बन कंपाउंड बना जिसे हम कहते हैं सक्सिनाइल CoA। अब सक्सिनाइल CoA क्यों किया, क्योंकि जब हमने रिडक्शन किया तो रिडक्शन के फलस्वरूप बहुत सारी एनर्जी बाहर निकली। कुछ को तो हमने NADH के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में स्टोर कर लिया, पर कुछ को हम यूज करेंगे बाय द एडिशन ऑफ कोएंजाइम A। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो ध्यान से, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड को जब हम सक्सिनाइल CoA में यूज करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, हम करते हैं एक ऑक्सीडेशन और हम करते हैं एक डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इससे एक CO2 बाहर निकालो, और ये भी एक OD रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, OD रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। 4th रिएक्शन इज कंप्लीट। ठीक है, इसमें हमको करना क्या था, इसमें हमको एक कोएंजाइम A ऐड करना था। कोएंजाइम ए ऐड करने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब हम अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड को सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर, सक्सिनाइल कोएंजाइम में या किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, या अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इनॉर्मस एनर्जी निकलती है। उस इनॉर्मस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग किसमें करेंगे, NAD को NADH कन्वर्ट करने में, पर अभी भी एनर्जी है, तो हम जो भी कंपाउंड बना रहे हैं उसमें कोएंजाइम A ऐड कर लेंगे फॉर द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। नेक्स्ट स्टेप में इस एनर्जी को हम तोड़कर हटा देंगे। ठीक है, कोएंजाइम A को बाहर निकाल देंगे। अब कोएंजाइम A को जब आप बाहर निकालेंगे तो बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, स्टेप नंबर 5 देखिए क्या कहता है, जब आप सक्सिनाइल कोएंजाइम A से क्या निकालोगे बच्चों, सक्सिनाइल कोएंजाइम A से कोएंजाइम बाहर निकालोगे, और कोएंजाइम बाहर निकालोगे तो खूब सारी एनर्जी बाहर निकलेगी। उस एनर्जी को हमको फिर से कंजर्व करना है, और उस एनर्जी को हम कंजर्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A से कोएंजाइम A हटाया तो सक्सिनिक एसिड बना। फ्री फॉस्फेट ग्रुप को जब हमने GDP में जोड़ा, जो कि एक ATP के बराबर ही होता है, ADP के बराबर होता है, तो बना GTP। GTP इक्वल्स टू ADP। ये कपल्ड रिएक्शन है, GDP से ATP बन सकता है, या ADP से GTP भी बन सकता है, दोनों एक साथ ये कपल्ड रिएक्शन होती है। इसमें जो एंजाइम इस्तेमाल करेंगे वो है सक्सिनेट थायोनिक एसिड, थायोकाइनेज सॉरी। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्सिनाइल CoA लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड एंड कोएंजाइम A। सक्सिनाइल CoA का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे सक्सिनिक एसिड बनता है और कोएंजाइम A बाहर निकलता है। एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ GTP। जो भी ब्रेकडाउन के फलस्वरूप जो भी एनर्जी निकली, जो भी एनर्जी, पहले तो आपने एनर्जी जोड़ ली कोएंजाइम के फॉर्म में, फिर आप उसको तोड़ोगे तो एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को हम GTP बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कोएंजाइम में बाहर निकाला, कोएंजाइम में निकला तो बहुत सारी एनर्जी बनी,
नहीं, बहुत सारी। इस एनर्जी का इस्तेमाल हम किस में करेंगे? GTB को GTP बनाने में। इस एनर्जी का इस्तेमाल हम ATP बनाने में भी कर सकते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। ये एक कपल्ड रिएक्शन होती है, ठीक है, ओके। उसके बाद सक्सिनिक एसिड से नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं हम लोग, ठीक है। सक्सिनिक थायोकाइनेज नाम का एंजाइम इस्तेमाल करेंगे। रिएक्शन नंबर 6 क्या कहती है? रिएक्शन नंबर 6 में सक्सिनिक एसिड रिएक्ट विद FAD फॉर्मिंग फ्यूमारिक एसिड एंड FADH2। अब सक्सिनिक एसिड को किससे रिएक्ट करेगा बेटा? अब सक्सिनिक एसिड जो है वो किससे रिएक्ट करेगा? FAD से, ठीक है, ओके। सक्सिनिक एसिड रिएक्ट विद द FAD क्या होता है? इट इज इक्वल टू, ये भी एक एनर्जी मॉलिक्यूल ही है पर ये डायरेक्ट ATP नहीं देता है, ये ATS में डायरेक्ट ATP बनाएगा, ठीक है। सक्सिनिक एसिड को जब आप फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो FAD से FADH2 बनेगा। क्या बनेगा? FAD से FADH2 बनेगा बच्चों, ठीक है, ओके। तो कौन कौन सी रिएक्शन हो गई? 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 6 रिएक्शन तक हम आ चुके हैं। तो सक्सिनिक एसिड में जब आप एक FAD रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, या सक्सिनिक एसिड को जब हम फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, या सक्सिनिक, ऐसा लिखती हूँ, सक्सिनिक एसिड को जब आप फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो एक FAD जो है वो ऑक्सीडाइज होता है FADH2 में, ठीक है, या रिड्यूस होता है FADH2 में, डन, ठीक है। और जहां पर भी, ये भी कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये भी कैसी रिएक्शन है? ये भी, ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। पर एक्चुअली ये रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और जहां पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वहां पर कौन सा एंजाइम होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन कहां हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हो रही है, ठीक है, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया के कहां हो रही है बच्चों मेरे? इनर मेम्ब्रेन में हो रही है, क्योंकि ये एंजाइम इनर मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है। फिर से सुने मेरी बात, फिर से सुने मेरी बात। NAD से जब आप NADH बनाओगे, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। FAD से जब आप FADH2 बनाओगे, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बस आप कंपाउंड दूसरा इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला स्टोर कर रहे हो, उसमें कम इलेक्ट्रॉन स्टोर कर रहे हो। उससे 3 ATP बन सकती है TS में, इससे 2 ATP बन सकती है TS में, पर अल्टीमेटली है तो रिडक्शन रिएक्शन ही, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, ये ही सिर्फ ऐसी रिएक्शन है 8 स्टेप में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हो सकती है, क्योंकि ये एंजाइम जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। लेट मी मेंशन यू, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पर? जब आप सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में करते हो कन्वर्ट, तो यहाँ पर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड में कन्वर्ट करोगे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक पानी ऐड कर दो, बस हाइड्रेशन रिएक्शन होती है ये, ठीक है। स्टेप नंबर 7 पे आ जाइए। स्टेप नंबर 7 में आपने क्या किया? फ्यूमेरिक एसिड को जब आप पानी से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, फ्यूमरेज नाम के एंजाइम में, तो मैलिक एसिड बनेगा। इट इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ द साइकिल। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ मैलिक एसिड टेक्स प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ NADH एंड एक्सोलोएसिटिक एसिड। मतलब कुल मिला के फ्यूमरेट से मैलेट बनाया, और मैलेट का आप करो फिर से ऑक्सीडेशन। मैलेट का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन कर रहे हो ना, ये देखो कर लो ऑक्सीडेशन। NAD से क्या बना लो? NADH। NAD से क्या बना लो? NADH। एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होगा? तुम ही बताओ कौन सा इस्तेमाल होगा? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज भैया। जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस्तेमाल होगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये बन जाएगा आपका ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। रिएक्शन फिर से रिपीट होगी। ये सब 4 कार्बन कंपाउंड है सारे, ठीक है। सारे एंजाइम्स भी मैंने तुम्हें बता दिए, सारे। यहां पर एंजाइम इस्तेमाल कर लो फ्यूमरेज, सारे एंजाइम्स भी बता दिए, पूरी रिएक्शन भी बता दी, कहां कहां पर क्या हो रहा है ये भी बता दिया, ठीक है। कितनी रिएक्शन हो गई? फर्स्ट हो गई, 6 थी, ये हो गई 7th, ये हो गई 8th, ठीक। 8 रिएक्शन हुई टोटल, ठीक है। तो 8 रिएक्शन का ही तो क्रेब साइकिल होता है। आप देख लो कौन कौन सा हुआ, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी बैलेंस शीट यहीं पे बना देती हूँ। तो कैन इशिता ओम के साथ शादी फिर मनाएगी उतावली, ये याद रखिएगा। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द क्रेब साइकिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी बैलेंस शीट की, आ जाइए, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई सबको? चलो बैलेंस शीट की बात करें तो हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे क्या करना है आपको। मैंने 38 ATP तो आपको कैलकुलेट कराई दी, पर मैं एक एक चीज कैलकुलेट कराती हूँ। देखो, जब हमने ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया था, पायरुविक एसिड में, तो इससे हमने बनाए थे 2 ATP, ठीक है, और हमने बनाए थे
2 NADH, यही बनाए थे। अब 2 ATP क्या है बताएंगे मुझे? 2 ATP डायरेक्ट ATP है। 2 ATP क्या है बेटा? डायरेक्ट ATP है। इसी को आप क्या कहते हो? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हो इसको? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं उसको, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 2 NADH को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं इसको हम? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट ATP नहीं होती है और ये अपनी ATP कहाँ बनाती है? ETS में। कहाँ बनाती है बच्चों? ETS में। ठीक है, तो ATP, 2 ATP और 2 NADH। 2 NADH से कितने ATP मिलेंगे हम लोगों को? 2 NADH से हमको मिलेंगे बेटा 6 ATP, क्योंकि 1 NADH इक्वल्स टू 3 ATP। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कन्वर्ट करने पर हमें कितने ATP का फायदा हुआ? 8 ATP। डन। ठीक है, तो हमको ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP मिलता है? हमको ग्लाइकोलिसिस में टोटल 8 ATP मिलता है। ग्लाइकोलिसिस में हमको 8 ATP मिलता है। डन। अब आए हम लोग लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन, ठीक है, लिंक रिएक्शन में हमारे पास क्या बना? अब आप ध्यान से देखो, अब हमारे पास कितने पायरुविक एसिड बने? 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन में हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम एक जो है, लिंक रिएक्शन में आप क्या बनाते हो? लिंक रिएक्शन में आप एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हो, इजंट इट? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हो। यहां पर आपके पास NADH कितने बनेंगे? बनता तो एक ही NADH है, पर इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है तो 2 बार लिंक रिएक्शन करानी पड़ेगी कि नहीं? यहाँ 2 पायरुविक एसिड है तो लिंक रिएक्शन भी कितनी करानी पड़ेगी? 2, तो इंटू 2 करो। ठीक है, तो कितनी हो गई? 6 ATP हो गई। ठीक है, तो 8 ATP लिंक रिएक्शन में आपको कितनी मिल गई? ठीक है, कितनी ATP मिल गई? 6 ATP। ओके, यहां पर लिखूंगी मैं लिंक रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन से आपको कितनी ATP मिली? 6 ATP। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल में। डन। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में देखिए क्या क्या हुआ था। क्रेब्स साइकिल में अब हमको ये जानना है कि हमारे पास कितने NADH बने। क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में हमारे पास कितने NADH? क्रेब्स साइकिल देखो फिर से क्या है कहानी। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास NADH कितने हैं? क्रेब्स साइकिल में हमारे पास NADH हैं 3। ठीक है, 3 से कितने ATP बनेंगे? 9 ATP। अभी सिर्फ हमको इंटू 2 नहीं करना है। ठीक है, आपके पास FADH कितने बने हैं? FADH2 कितना बना है? 1। तो 1 FADH मतलब कितना ATP? 2 ATP। 1 GTP बना है तो 1 GTP इक्वल्स टू कितना ATP? 1 ATP। आप कैलकुलेट करो, 1 + 2 3 और 9 कितना हो गया? 3 और 9 कितना हो गया? 12। तो ये हो गए 12 ATP। 12 ATP। अब इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसको 2 बार चलानी है रिएक्शन। ठीक, अरे यार क्या कर दिया मैंने। तो कितना हो जाएगा? 24 ATP। तो क्रेब्स साइकिल में कितना ATP मिलता है? क्रेब्स साइकिल में कितना ATP मिला आपको? क्रेब्स साइकिल में हमको मिला 24 ATP। ठीक है, किस में मिला है हमको? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो टोटल ATP कितना हो गया? 38 ATP। कितना हो गया? 38 ATP। डन। इतनी कहानी क्लियर हो गई सबको? ध्यान से देखो, बैलेंस शीट हम लोगों ने सॉल्व कर ली। ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने पर हमको 8 ATP मिलती है। इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। लिंक रिएक्शन में जब हम पायरुविक एसिड को कहाँ घुसा रहे हैं? क्रेब्स साइकिल में, तो बीच में एक लिंक रिएक्शन होगी जिसमें एसिटाइल कोए बनता है, इसमें बनती है 6 ATP। पर ये 6 ATP जो हैं ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, OP। ठीक है, ये डायरेक्ट ATP नहीं है, दीज आर नॉट डायरेक्ट ATP। ठीक है, डायरेक्ट ATP सिर्फ कितनी है? डायरेक्ट ATP आपके पास ये 2 और ये 1। आपके पास डायरेक्ट ATP पूरे रिएक्शन में, ध्यान से देखो, डायरेक्ट ATP आपके पास सिर्फ ये 2 हैं बच्चों, और एक ये 3 ATP आपके पास पूरे ग्लूकोज में डायरेक्ट बनती हैं, बाकी सब ETS में जाके ATPs बनाएंगी। क्रेब्स साइकिल में आपके पास टोटल जो है
12 एटीपी बनेंगी, पर क्योंकि आपके पास 2 एसिटाइल कोए हैं, ठीक है, 2 एसिटाइल को हैं, इंटू 2 किया ना हर जगह, 2 एसिटाइल को हैं, इसलिए आपको रिएक्शन 2 बार चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में टोटल हमारे पास 24 एटीपी बनते हैं, पूरा टोटल करेंगे तो 38 बनेंगे। तो एक ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने पर हमारे पास 38 एटीपी मिलते हैं। ग्लाइकोलिसिस तक किसी भी चीज को 2 से इंटू नहीं करना है, ग्लाइकोलिसिस के बाद हर चीज को आपको 2 से इंटू करना है, मतलब एसिटाइल कोए से लेकर लास्ट तक आपको हर चीज 2 से एंट्री करनी है, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो पायरुविक एसिड को 2 बार घूमना पड़ेगा, तब वो जाकर बनाएगा अपने फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एक पायरुविक एसिड कितने कार्बन मॉलिक्यूल है बच्चों? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो एक पायरुविक एसिड से कितने CO2 बनेंगे? 3, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने हैं, तो हमारे पास कितने CO2 बनने चाहिए? 6। इसीलिए जब आप C6H12O6 को तोड़ते हैं तो उससे 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड 2 पायरुविक एसिड से बनते हैं, क्योंकि एक पायरुविक एसिड में 3 ही कार्बन होते हैं, ठीक है। ये कहानी आई थिंक आपको यहाँ तक सारी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। डन 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 डन। तो आपने CO2 कहाँ निकाला है? एक निकाला यहाँ पर आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट पर, और एक निकाला आपने अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोए पर। आपने ऑक्सीडेशन कहाँ पर किया? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पर, ठीक है। ये वाला भी हम ऑक्सीडेशन में काउंट करेंगे, पर वो FADH है, कंपाउंड अलग है, ठीक है। चलो, ये कहानी सबको, मेरे बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद मैलिक एसिड जो है स्टेप नंबर 8 में ऑक्सिलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहानी सबको क्लियर हो गई? आ जाइए पढ़ें। In this way, by the complete oxidation of 1 molecule of pyruvic acid, 3 molecules of carbon dioxide are released. पढ़ा है? 1 molecule से pyruvic acid को 2 से कितने बनेंगे? 6। इसीलिए जब आप C6H12O6 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, क्योंकि 6 कार्बन है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टोटल 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं, ठीक है। लास्ट रिएक्शन आप देखिए, लास्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन ये है कि एक ग्लूकोज को जब आप तोड़ते हैं तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोलिसिस। मैं तो देखो तुम्हें लिख के भी लाई हूं, जो तुम्हें किसी को मेरी राइटिंग नहीं समझ में आई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको बताइए, हमको नोट्स बताइए। इसमें आपको 8 ATP का गेन होता है, पर 8 ATP में सिर्फ और सिर्फ 2 ATP जो है वो है डायरेक्ट यूज करने वाली, बाकी 8 बनेंगी कहां पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। जो डायरेक्ट नहीं होती है वो होती है सबस्ट्रेट लेवल, वो होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाली। जो डायरेक्ट होती है वो होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाली, ठीक है। पायरुविक एसिड को जब आप लिक रिएक्शन में लेके जाएंगे तो एसिटाइल कोए बनेगा, पर आप देखो कि हर चीज को हम 2 से इंटू करते जा रहे हैं, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है, ठीक है। इससे आपको 6 ATP मिलेंगी, पर ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाली है, डायरेक्ट ATP नहीं है। डायरेक्ट ATP आपके पास तो भैया सिर्फ 3 ही है। ये बात क्लियर हो गई सबको? और क्रेब्स साइकिल में कितनी बनाई है बताइए? क्रेब्स साइकिल में कितनी बनाई है? क्रेब्स साइकिल में हमने बनाई है 24, तो आपके पास हो गई 38। डन। सो बच्चों, this is all about the balance sheet of the Krebs cycle and this is all about the Krebs cycle। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जो ना समझ में आए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में मिलेंगे, क्या पढ़ाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। बैलेंस शीट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द रिएक्शन। सब कुछ हम लोग सीख गए। देखिए बहुत जगह 36 ATP भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो जो लीवर, हार्ट, लीवर और किडनी जो होते हैं इनमें 38 ATP बनते हैं, बाकी सब में 36, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेब्स साइकिल। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एक पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया है, तब तक घर पे बैठ के इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। कुछ ना समझ में आए तो प्लीज लेट मी नो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।